हेलो, हेलो। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज़ एक बार चैट सेक्शन में कंफर्म कर दो ताकि लाइक आगे का अपन डिस्कशन स्टार्ट करें। हेलो डॉक्टर राजीव जी, हेलो विश्वनाथ जी, एक बार कंफर्म कर दो चैट सेक्शन में। गुड डे, थैंक यू। एक बार वॉइस का कंफर्म कर दो। यस सर, वॉइस आ रही है। डॉक्टर राजीव जी, वॉइस आ रही है, एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दो। यस सर, आ रही है। ठीक है, प्रियंका जी का मैसेज आ गया। ठीक है, ठीक है, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। राइट, डन है। सो आज के डिस्कशन का जो एजेंडा था, 2 एजेंडा थे जो मैंने पहले मेंशन कर दिए थे। फर्स्ट वाज़ लाइक जो करंट मार्केट सिचुएशंस चल रही हैं, उसके अंदर लाइक किस-किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन सेकंड वन इज़ लाइक जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग हम लोग करते हैं, लाइक यू कैन से लाइक अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम इन्वेस्टिंग जिसको बोल सकते हैं। कंपनीज़ की जिनकी अर्निंग ग्रोथ आ रही है अच्छे से, लाइक 20, 25, 30% से अर्निंग ग्रोथ डिलीवर हो रही है। उस वाले लाइक अपने फ़ेज़ के अंदर हमसे क्या-क्या लाइक मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑल्दो इन चीज़ों को लेके मैंने एक लास्ट लाइव सेशन के अंदर पॉइंट्स रख दिए थे, बट उनको एक बार फिर से रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज़ जो लर्निंग्स होती हैं बुल मार्केट के दौरान, उन लर्निंग्स को लाइक यू कैन से लाइक लोग भूल जाते हैं, बट बियर मार्केट के दौरान वो जो लर्निंग होती हैं बहुत ज़्यादा काम आती हैं, कि उन वाली लर्निंग हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब अपना बियर मार्केट चल रहा होगा, जो करंट मोमेंटम या करंट टाइम पे बियर मार्केट चल रहा है, राइट? सो लाइक एज़ ऑलवेज़ एक बार इस डिस्कशन को आगे बढ़ने से पहले मैं 3-4 बातें रिपीट कर देता हूँ। पहले भी मैं बोल चुका हूँ काफ़ी बारी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। लाइक फर्स्ट इज़ लाइक कौन से पर्सन को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और कब स्टार्ट करनी चाहिए, उसके बारे में मैं मेरा थॉट प्रोसेस यहाँ पे रख रहा हूँ। तो फर्स्ट वन इज़ लाइक एक पर्सन जब लाइक अपना अर्निंग करने लग जाता है, लाइक सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है या फिर अपनी कोई बिज़नेस इनकम होती है, लाइक उसके बाद में लाइक उसको फर्स्ट 2-3 स्टेप क्या करने चाहिए? फर्स्ट वन इज़ उसको अपना सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस मतलब कि लाइक वो जो अर्निंग कर रहा है लाइक उसके बेसिस पे जो भी उसको एक किसी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो भी एक टर्म इंश्योरेंस अमाउंट मिल रहा है, लाइक किसी का लेट्स से एनुअल अर्निंग लेट्स से 10 लाख का है, तो एटलीस्ट यू कैन से लाइक 10 टाइम्स के आसपास उसको अपना लाइक यू कैन से टर्म इंश्योरेंस एटलीस्ट लेना ही चाहिए, राइट? टर्म इंश्योरेंस हमें क्यों ज़रूरी है? टर्म इंश्योरेंस हमें जॉब करते हुए हमारे परिवार को गरीब होने से बचाता है, राइट? लेट्स से आप ही अपने परिवार की लाइक अर्निंग करने वाले पर्सन हो, आप पे पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, और यदि आपने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया और खुदा न खास्ता कोई दिक्कत हो गई, जिससे लेट्स से हमारी डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हो, बट इन द केस ऐसा हो जाता है, तो उस वाले केस के दौरान वो टर्म इंश्योरेंस जिस इंश्योरेंस कंपनी से लिया है, वो हमारी फैमिली का टेक केयर करती है, राइट? सेकंड है सेकंड आता है आपका लाइक हेल्थ इंश्योरेंस वाला पार्ट। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? लेट्स से हम लोग जॉब कर रहे हैं, हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, हमारी अर्निंग आ रही है, तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी दिक्कत ना हो, बट हमें कोई बड़ी इंजरी हो गई, बड़ी सर्जरी करानी पड़ गई, जिसकी कॉस्ट लेट्स से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए आ गई। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमें उस टाइम काम आता है कि हमें जॉब करते हुए भी हमें गरीब होने से बचाता है। तो मैं फिर से समराइज़ कर दूँ, टर्म इंश्योरेंस हमारे जाने के बाद में हमारे घरवालों को गरीब होने से बचाता है। सेकंड इज़ हेल्थ इंश्योरेंस हमें लाइक जॉब करते हुए भी हमें गरीब होने से बचाता है। ये 2 चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी आती है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन आता है लाइक आपका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लाइक यदि आप कोई जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, तो हमें नहीं पता डिफ़िकल्ट मार्केट सिचुएशंस के दौरान, डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन के दौरान हमारी जॉब कितनी रहेगी, लाइक और कितने दिन तक लाइक कौन से टाइम में हमारी जॉब जा सकती है, या फिर देयर इज़ पॉसिबिलिटी बिज़नेस पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो हमारे पास में एटलीस्ट नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स का एक बफर होना चाहिए, एक फंड होना चाहिए, डायरेक्टली लिक्विड फंड्स के अंदर होना चाहिए या फिर हमारी एफडी के अंदर होना चाहिए, जो हमें सपोर्ट करेगा उस डिफिकल्ट टाइम में लाइक हमारी फैमिली के खर्चे रन करने के लिए, राइट? सो फर्स्ट इज टर्म इंश्योरेंस, सेकंड इज हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड इज आपका इमरजेंसी फंड, राइट? अब फोर्थ पॉइंट आता है लाइक कि हाँ, मैंने तीनों चीज़ कर ली है, अब मेरे पास में मंथली कुछ बफर बच रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उसके अंदर अलग-अलग एसेट क्लास होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइक कोई गोल्ड में करता है, कोई लैंड में करता है, कोई लाइक अपना इक्विटी एसेट क्लास में करता है, कोई डेट म्यूचुअल फंड के अंदर करता है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ इक्विटी वाले एसेट क्लास के बारे में, जो मैं लाइक चैनल पे वीडियोज़ बना के भी डालता रहता हूँ। अलग-अलग कंपनीज़ जो परफ़ॉर्म करती हैं, लाइक उनकी शेयर प्राइस
कि मोमेंट किस तरह से होते हैं, रिजल्ट किस तरह से आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली। तो यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है अपने अर्निंग के अकॉर्डिंग, वो 3 चीज़ कंप्लीट करने के बाद में, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड बनाने के बाद में, यदि इक्विटी क्लास में के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है, तो उस पर्सन को यदि उसका कोई ऐसा फंड है जो नेक्स्ट यू कैन से लाइक लेट्स से 1.5-2 साल तक काम आने वाला है, मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर उसको कोई एक ऐसा फंड काम आने वाला है, उसको वो पैसा काम आने वाला है, तो उस पैसे को कभी भी इक्विटी एसेट क्लास में हमें डिप्लॉय नहीं करना है, जो पैसा आपको नेक्स्ट 1.5 से 2 साल के खर्चे में काम आने वाला है। लेट्स से आपके घर में अगले साल शादी है और लेट्स से हो सकता है या फिर इसी साल एंड में शादी हो, दिसंबर 2026 के अंदर शादी है, तो उस पैसे को आप प्लीज़ इक्विटी के अंदर मत लगाना। हमें नहीं पता कि इक्विटी के अंदर कितना ज़्यादा वोलेटाइल होता है, वोलेटिलिटी होती है, यू कैन से 30% अप भी जा सकता है, 40% डाउन भी जा सकता है। लाइक पास्ट एक्सपीरियंसेस हमने सबने देखे ही हैं। कोविड के टाइम पे स्टॉक मार्केट अराउंड 40% डाउन चला गया था, राइट? तो जिस भी पर्सन को लाइक नेक्स्ट 1 से 2 साल तक के जो खर्चे हैं, उसका कोई फंड है, तो उसको इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसको डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका डेट म्यूचुअल फंड या फिर आपका एफडी वाला ऑप्शन। हाँ, जिसको लॉन्गर होराइज़न के अंदर करना है, लाइक 2 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा, मिनिमम बोलूँगा 3 साल से ज़्यादा जो इनको अपना इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइज़न है, वो एटलीस्ट यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड के द्वारा जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो लाइक यू कैन से या फिर डायरेक्टली जो आप कंपनीज़ को ट्रैक करते हो, उनके लाइक बिज़नेस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लाइक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना चाहिए, राइट? तो ये चीज़ मैंने फिर से रिपीट करी है। लास्ट मेरे लाइव सेशन के अंदर मैंने रिपीट किया था, बिकॉज़ मैं डायरेक्टली ये नहीं बताना चाहता कि लाइक आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वो इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, वो डिस्कशन हमारे होते रहेंगे, बट एक बार स्ट्रक्चरल हम लोग सेट करें हमारी लाइफ को, लाइक कहीं हम लोग कोई फ्लक्चुएशंस ना आ जाए हमारी लाइफ में, कोई बड़ी दिक्कत ना आ जाए हमारी लाइफ में, उसको सॉल्व करने के लिए पहले स्ट्रक्चरली हमें चीज़ को सेट करना पड़ेगा। उसके लिए जो मैंने 3 चीज़ आपको बताई, फर्स्ट इज़ टर्म इंश्योरेंस, सेकंड इज़ हेल्थ इंश्योरेंस एंड थर्ड इज़ इमरजेंसी फंड एंड फोर्थ वन इज़ आपका शॉर्ट टर्म का कैपिटल कभी भी इक्विटी एसेट क्लास में डिप्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, राइट? ये मेरी बेसिक थॉट प्रोसेस है, जो मैं हर बार लाइव सेशन के अंदर आपको देता हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे इन्वेस्टमेंट की जर्नी के दौरान। राइट? यदि हम लोगों ने हो सकता है कि इमरजेंसी फंड बनाए नहीं है और लाइक कोई ऐसा फंड है जो हमें 6 महीने के बाद हमें कैपिटल की ज़रूरत है, उसको हमने इक्विटी में अंदर डाल दिया। स्टॉक्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड खरीद लिए। हमें नहीं पता 6 महीने बाद क्या होने वाला है। 6 महीने बाद हो सकता है ट्रंप ने कोई दूसरी कंट्री पे अटैक कर दें यूएस से, हो सकता है स्टॉक मार्केट फिर डाउन हो जाए। हमें नहीं पता 6 महीने का, नहीं पता हमें 7-8 महीने का। मिनिमम होराइज़न 2 से 3 साल का है, दैट कैपिटल शुड बी डिप्लॉयड इन इक्विटी एसेट क्लास के अंदर। ठीक है? अब आते हैं डायरेक्टली, यदि जिन्होंने 4 स्टेज क्रॉस कर ली है कि भाई मैंने अपना टर्म इंश्योरेंस भी ले लिया, मैंने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया, मैंने मेरा इमरजेंसी फंड भी अपना बकेट में डाल दिया और जो शॉर्ट टर्म के खर्चे हैं मेरे नेक्स्ट 1.5 से 2 साल तक के, वो पैसा मैंने मेरा एफडी में पार्क कर दिया। अब मेरे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे सरप्लस बच रहा है या एक्स्ट्रा हमारे पास अमाउंट बच रहा है, तो उसको फिर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपना डायरेक्टली इक्विटी एसेट क्लास के अंदर डिप्लॉय कर सकते हो। अब लोगों का ऑप्शन होता है कि हमें डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट? तो इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था कि म्यूचुअल फंड्स वर्सेस डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग क्या करनी चाहिए। तो यदि किसी पर्सन के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है स्टॉक्स की रिसर्च करने में, अलग-अलग कंपनीज़ की बिज़नेस को ट्रैक करने में, जब उनके क्वार्टरली रिज़ल्ट आते हैं कंपनीज़ के, तो उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ने में, कॉन कॉल को जॉइन करने में, या फिर कॉन कॉल की जो ट्रांसक्रिप्ट आती है उसको पढ़ने में, या फिर जो कॉन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है उसको सुनने का, ऐसा किसी इन्वेस्टर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है। लाइक ये मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आके आपको उसकी वीडियो देखो, उसने कोई स्टॉक का नाम ले दिया, आपने बिना कोई रिसर्च करे डायरेक्टली वो जाके स्टॉक खरीद लिया। नहीं, हो सकता है लाइक वो आपने स्टॉक लिया, बढ़ गया, ऊपर नीचे आ गया, हो सकता है आपको रिटर्न मिल गया, बट दैट इज रॉन्ग थॉट प्रोसेस, दैट इज रॉन्ग प्रोसेस। हमें प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच रखनी है, बहुत ही क्लियर है इन्वेस्टिंग की जर्नी के दौरान। हमें किसने बोल दिया, उसको हमने पिक कर लिया, खरीद लिया, बेच दिया, नहीं। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी इन्वेस्टर के पास में जो इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपना जो सरप्लस बच गया, जो मैंने 4 कंडीशंस आपको शुरुआत के अंदर बताई है, उनको देखने के बावजूद, उनको कंसिडर करने के बाद आपके पास सरप्लस बच गया और आप इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो यदि आपके पास डेली टाइम है 1.5 से 2 घंटे का अपने पोर्टफोलियो कंपनीज को ट्रैक करने का, उनके जब रिजल्ट्स आते हैं तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ने का, एंड साथ में जो उनकी कॉन कॉल होती है, उनकी कॉन कॉल की रिकॉर्डिंग को सुनने का, या फिर जो ट्रांसक्रिप्ट आती है कॉन कॉल की उसको गो थ्रू करने का, उसको एनालिसिस करने का, यदि इतना टाइम है आपके पास में, तभी आप डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टिंग करोगे। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो उस इन्वेस्टर को डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके लिए फिर बेस्ट ऑप्शन है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हो सकता है आपकी जॉब 12 घंटे की हो सकता है 11 घंटे की जॉब हो सकता है 13 आवर्स की जॉब हो, और आपके पास घर पे आने के बाद में कुछ जिम्मेदारियां हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, तो हो सकता है
कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक बेस्ट रूट अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट ये लिमिटेशंस हैं, लाइक आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करोगे, तो आपके जो भी लॉन्गर होराइज़न में जो भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स होते हैं, लाइक लार्ज कैप फंड्स के अराउंड 12% के आसपास रिटर्न होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स के अराउंड लगभग 14 से 15% के आसपास रिटर्न होते हैं, और स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स जो होते हैं, उनके जो लॉन्गर होराइज़न के रिटर्न होते हैं, लगभग 17% के आसपास रिटर्न होते हैं। वो लॉन्गर होराइज़न के अंदर बात कर रहा हूँ, वो आपको लाइक अर्न हो सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के द्वारा। बट हाँ, यदि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, डायरेक्टली उन कंपनीज़ के बिज़नेसेस को रीड करके इन्वेस्टमेंट करते हो, और यदि आप उस सारी रिसर्च करने के बाद में केवल उन्हीं कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीज़न लेते हो, जिन कंपनीज़ की बिज़नेस की ग्रोथ एटलीस्ट 20% या उससे ज़्यादा रेट से हो रही है, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। बिकॉज़ आपने जॉब से आने के बाद में, बिज़नेस से आने के बाद में घर पे बैठ के अच्छी खासी रिसर्च करी है, और उस रिसर्च को करने के बाद में लाइक आपने उन कुछ-कुछ कंपनीज़ के स्टॉक्स को पिक किया है, जिनके बिज़नेस की ग्रोथ एटलीस्ट 20% या उससे ज़्यादा रेट से हो रही हो। तो उस वाले केस के अंदर आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा, बिकॉज़ जो कंपनीज़ कंसिस्टेंटली 20% या उससे ज़्यादा रेट से अपने बिज़नेस को ग्रोथ कराती है, और यदि ऐसा नेक्स्ट 2-3 साल तक कंसिस्टेंटली हो जाता है उस कंपनी के साथ में, तो उस कंपनी का यहाँ पे पी एक्सपेंशन भी होगा, एंड साथ में जो उसकी अर्निंग ग्रोथ आएगी, उसका रिजल्ट भी मिलेगा। मतलब नेक्स्ट अराउंड 3 साल के आसपास में उस कंपनी की मार्केट कैप डबल होने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी है, एंड यदि ऐसा होता है, नेक्स्ट 3 से साढ़े 3 साल के आसपास में यदि उस कंपनी की मार्केट कैप डबल होती है, तो मतलब उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपको अराउंड अराउंड लगभग 22-23-24% के आसपास का सीएजीआर मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ये 22-23-24% का सीएजीआर मिलने की पॉसिबिलिटी उन इन्वेस्टर्स के लिए है, जिनके पास जॉब से आने के बाद में, बिज़नेस से आने के बाद में घर पे बैठ के 1.5 से 2 घंटे रिसर्च करने का टाइम है। यदि आपके पास टाइम नहीं है, तो किसी इन्फ्लुएंसर की बातों में नहीं आना है, भले वो कोई भी हो। मैं मेरी किसी की मतलब, चाहे मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कोई भी हो। आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर की बातों में नहीं आना है, यदि आपके पास में घर पे बैठ के रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो। खुद से रिसर्च करना, खुद से एनालिसिस करना, उसके बाद ही पिक करोगे आप उस कंपनी का स्टॉक। अदरवाइज़ अदरवाइज़ बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की। इससे बेटर है आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाँ, म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न होंगे, जो मैंने आपको बताया, लार्ज कैप वाले लगभग 12% के आसपास में, फ्लेक्सी कैप अराउंड 14 से 15% के आसपास में, स्मॉल मिड कैप वाले अराउंड 17% के आसपास में रिटर्न मिलेंगे, लॉन्गर होराइज़न की बात कर रहा हूँ मैं। बट हाँ, यदि आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग करने का डिसाइड करते हो कि आप घर पे आके डेली रिसर्च कर रहे हो, डेली एनालिसिस कर रहे हो, कंपनीज़ के रिजल्ट को ट्रैक कर रहे हो, उनकी कॉन कॉल को सुन रहे हो, उनकी ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ रहे हो, उस वाले केस के अंदर आपके रिटर्न की पॉसिबिलिटी, मैं उसके अंदर ये कंसीडर करके चलता हूँ, आप यदि इतनी रिसर्च कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप उन्हीं कंपनीज़ को पिक करोगे जिनकी बिज़नेस की ग्रोथ कंसिस्टेंटली 20% उससे ज़्यादा रेट से हो रही होगी। उस वाले केस के अंदर उस कंपनी की मार्केट कैप नेक्स्ट से 3 से 4 साल के अंदर डबल होने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो वहाँ पे आपका रिटर्न का सीजीआर बन जाता है लगभग 21, 22, 23, 24% के आसपास में। ठीक है? तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है कि यदि आप इक्विटी एसेट क्लास के अंदर जाते हो, तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर जाना चाहिए या फिर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। स्टॉक इन्वेस्टिंग के अंदर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में बताया है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग मतलब वो कंपनीज़, वो यू कैन से वो कंज्यूमर कंपनीज़ जो कंसिस्टेंटली 20% से ज़्यादा रेट से अपने बिज़नेस को यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ करा पाएगी नेक्स्ट 2, 3, 4 साल के लिए, राइट? हाँ, नेक्स्ट 10 साल का हमें किसी को नहीं पता होता है। प्रमोटर को भी नहीं पता नेक्स्ट 10 साल में क्या होने वाला है। हाँ, बट ये हम नियर टर्म की विजिबिलिटी देख सकते हैं, कॉन-कॉल को पढ़ के, कॉन-कॉल को सुन के, और उनके जो पास्ट 2-3 साल के रिजल्ट आए हैं, जो कॉन-कॉल के अंदर बोला मैनेजमेंट ने, क्या पास्ट के अंदर उसको एग्जीक्यूट किया है कि नहीं किया है, या फिर जो गाइडेंस दिया था आज से 2-3 साल पहले, क्या उसको 1-2 साल पहले कंप्लीट उसको अचीव किया है कि नहीं किया है। उसकी पॉसिबिलिटी हम लोग फ्यूचर में थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था 2 साल पहले, उसको अचीव किया लास्ट के 2 साल में। अब जो गाइडेंस दे रहा है, उसके बेसिस पे ये क्या कैपेक्स कर रहा है, क्या स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है, किस रेट से में ब्रांच एक्सपेंशन कर रहा है, उसके बेसिस पे थोड़ा हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि नेक्स्ट 2-3 साल में जो मैनेजमेंट गाइड कर रही है 25%, 30% से बिज़नेस ग्रोथ करने का, वो यहाँ पे अचीव कर सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन बन जाता है उस कंपनी के बिज़नेस के अंदर, राइट? सो आई थिंक ये मैंने यहाँ पे वैसे कि एक प्लेटफ़ॉर्म आपको देने की कोशिश करी है कि किस फ़ेज़ में आके हमें डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, राइट? ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट मैंने जो मेरा बेसिक थॉट प्रोसेस होता है, जो मैं हर एक लाइव के अंदर देने की कोशिश करता हूँ, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग के दौरान लाइक क्या-क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए और हमारी क्या-क्या लर्निंग्स होनी चाहिए। बुल मार्केट के दौरान सारे स्टॉक्स भागते हैं, भले उसके बिज़नेस में ग्रोथ आ रही हो, नहीं आ रही हो, सब मतलब बुल मार्केट के दौरान हर एक स्टॉक भागता है। हाँ, जो अच्छे बिज़नेस ग्रोथ डिलीवर करने वाली कंपनीज़ है, वो ज़्यादा रेट से भाग जाती है, बिकॉज़ उनका पी एक्सपेंशन होता है और मल्टीपल का रिटर्न देके चले जाते हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ बियर मार्केट की, जो करंट टाइम में चल रहा है। मतलब लास्ट के लगभग 18 महीने से स्टॉक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारी मेजर लर्निंग्स होती हैं, उनको मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मैं एक तो लाइक हमने कोई ऐसी कंपनी पिक करी,
जिसके बिजनेस की ग्रोथ लेट से 20% उससे ज्यादा रेट से हो रही है, 20%, 25%, 30%, 35 रेट से उस कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, तो उस कंपनी की स्टॉक प्राइस के अंदर पी एक्सपेंशन भी होगा, और जो जिस रेट से अर्निंग ग्रोथ हो रही है उस रेट से उस कंपनी के वैल्यूएशन भी इंक्रीज होंगे। मतलब यहाँ पे डबल इंजन की सरकार चलेगी, पी एक्सपेंशन भी होगा, ग्रोथ अर्निंग भी आ रही है, तो वहां पे वो स्टॉक मल्टीपल रिटर्न देगा। बट जैसे ही उस कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ डाउन हो जाती है, या फिर मैनेजमेंट यहाँ पे आके अपना ग्रोथ गाइडेंस घटा देती है, वो यहाँ पे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है उस कंपनी के स्टॉक के लिए। बिकॉज ऐसा होने के बाद में, लेट से मैं एक एग्जांपल मान के चल रहा हूँ कि कोई कंपनी एबीसीडी है, उसके बिजनेस की ग्रोथ लेट से 25 से 30% कंसिस्टेंटली हो रही थी, मैनेजमेंट ने भी गाइड किया था। नेक्स्ट 1-2 साल लेट से उस कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ 25 से 30% से हुई। 2 साल बाद में कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट ने आके बोला कि हम लोग अब हमारी कंपनी की ग्रोथ रेट 25 से 30% से नहीं होगी, 10% से ही होगी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो उस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो होगा, जो फॉरवर्ड वैल्यूएशंस होंगी, बहुत एक्सपेंसिव लगने लग जाएंगे इन्वेस्टर्स को। तो जो एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर्स होंगे वहां से उस बिजनेस से एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद में उस कंपनी का स्टॉक काफी रेट से करेक्ट भी होगा, और उसके बाद में स्टॉक प्राइस में कंसोलिडेशन भी होगा, और काफी लंबा कंसोलिडेशन चलेगा। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिसपे मेरे को बहुत सारी गालियां पड़ी है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया था लगभग आज से 8-9 महीने पहले ही। कंपनी का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंड का बिजनेस आज से लगभग 2 से 3 साल पहले अराउंड 35 से 40-45% की रेट से उसकी बिजनेस की ग्रोथ हुआ करती थी, और बहुत अच्छे रेट से स्टोर एक्सपेंशन वो कंपनी किया करते थे। अराउंड 30% से तो उनका स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट था, 25-30% से, यू कैन से 10% का एसएसजी। तो इस तरह से मिला के लगभग 40 से 45% के आसपास में यू कैन से उस कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट हुआ करती थी। अब हुआ क्या, FY 25 के H2 के अंदर मैनेजमेंट ने अपना जो ग्रोथ गाइडेंस उसको घटा दिया, और ग्रोथ गाइडेंस घटा के कितना किया, 18 से 22% के बीच में, और अपना जो स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट था उसको भी घटा के कितना कर दिया, 10% के आसपास में। उस मोमेंट से यू कैन से दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर द ट्रेंड बिजनेस। मतलब ट्रेंड कंपनी का स्टॉक अपने जब पीक टाइम पे, जब उसका बिजनेस अराउंड 40% के आसपास में ग्रोथ कर रहा था, 40% की सीएजीआर रेट से ग्रोथ कर रहा था, उस टाइम पे ट्रेंड कंपनी का जो स्टॉक का जो पी रेशियो था लगभग 150 के आसपास में था, और लगभग अराउंड 50% से बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। तो उसके बेसिस पे ट्रेंड के स्टॉक का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट होकर आता था। उस टाइम की बात कर रहा हूं जब अपने पीक टाइम पे बिजनेस ग्रोथ कर रहा था, और उस कंपनी का स्टॉक लगभग 8,000 के प्राइस पे था। तो जब ट्रेंड का स्टॉक 8,000 के प्राइस पे था, बिजनेस की ग्रोथ अराउंड 40-45% के आसपास में हो रही थी, तो उस टाइम पे ट्रेंड के स्टॉक का जो फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आता था लगभग 2 से लेकर 2.5 के बीच में निकल के आता था। दैट इज ओके। बट जैसे ही मैनेजमेंट ने अपना ग्रोथ गाइडेंस घटाया, 40 से 45% से घटा के लगभग 20% के आसपास में किया, तो अब एक एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि यार 20% के ग्रोथ रेट के लिए मैं 150 का पी रेशियो क्यों दूं? मतलब 20% की ग्रोथ रेट के लिए 150 का पी रेशियो मतलब फॉरवर्ड पैक कितना आ जाएगा? अराउंड अराउंड 4 के आसपास में, लगभग 5 के आसपास में। उसके बाद में ऑब्वियसली जब बिजनेस के अंदर ग्रोथ ही नहीं है, जो पी एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका है, यू कैन से आज से 4 से 5 साल पहले जब ये स्टोरी ग्रोथ स्टोरी चालू हुई थी ट्रेंड की, तो उस टाइम पे उसका पी रेशियो उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, यूट्यूब बेटा इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था। जैसे ही बिजनेस का ग्रोथ अराउंड 30%, 35%, 40-45% होना स्टार्ट हुआ, तो उस कंपनी का पी रेशियो एक्सपेंशन फेज में गया, और उसके मतलब वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ, एंड साथ में जो अर्निंग किया वहाँ पे सपोर्ट है, उसके बेसिस मल्टीपल रिटर्न दे दिया उसने, अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। मतलब 16 लगभग 1,000-1,600 के प्राइस से भागा लगभग 8,000 के प्राइस तक। बट जैसे ही मैनेजमेंट ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने बिजनेस के ग्रोथ रेट को काटा, गाइडेंस को घटाया कि हम लोग अराउंड 20% के आसपास से ग्रोथ ग्रोथ करेंगे, तो ऑब्वियसली 20% की ग्रोथ के लिए 150 का पी रेशियो मतलब फॉरवर्ड पैक कितना निकल के आता है, लगभग 5 के आसपास में। तो वो तो कोई देने की बिल्कुल, मतलब 20% की बिजनेस ग्रोथ के लिए 5 का फॉरवर्ड पैक रेशियो कौन ही देगा? मतलब बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर जाएगा एक ग्रोथ इन्वेस्टर की अर्निंग के अकॉर्डिंग। मतलब जो हम लोग हर एक कंपनी का जब रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में उसका फॉरवर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितना निकल के आता है। तो ट्रेंड वाले केस के अंदर जब उसकी बिजनेस की ग्रोथ रेट 20% हो गई, तो उस कंपनी का फॉरवर्ड पैक रेशियो 5 के आसपास आ गया। अब आप बताओ, 5 के फॉरवर्ड पैक रेशियो के लिए क्या 20% की बिजनेस की ग्रोथ रेट आप बाई करने के रेडी हो? मैं तो बिल्कुल नहीं। हमारा तो फर्स्ट क्राइटेरिया यही होता है कि जब भी कोई नॉर्मल सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर, तो 1.5 से ऊपर का फॉरवर्ड पैक रेशियो किसी बिजनेस को देना ही नहीं है, किसी स्टॉक को देना ही नहीं है। और अभी जो बियर मार्केट चल रहा है उसके अंदर तो मैं वो अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करने वाला हूं जिन कंपनी का फॉरवर्ड पैक रेशियो 1 या 1 से कम है। मतलब बियर मार्केट के दौरान जब मार्केट में सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, बहुत फियर वाली चीजें चल रही है मार्केट के अंदर, उस टाइम पे हमें वो कंपनीज पिक करनी है जिनका फॉरवर्ड पैक रेशियो 1 या 1 से कम आ रहा हो। हाँ, नॉर्मल मार्केट के दौरान हमारा जो एजेंडा होता है कि हम लोग वो कंपनीज प्रीफर करते हैं जिनका फॉरवर्ड पैक रेशियो 1.5 या उससे नीचे होता है। बट अभी तो बियर मार्केट चल रहा है, तो हम लोग एक फॉरवर्ड पैक रेशियो 1 के इक्विवेलेंट या उससे कम होना चाहिए वो वाला पिक करने की कोशिश करें। तो मैं इन समरी क्या क्या कहना चाहता हूँ, मतलब जिन कंपनीज की बिजनेस की ग्रोथ चली गई है, मैनेजमेंट ने ग्रोथ गाइडेंस घटा दिया है, उन कंपनीज के स्टॉक के अंदर पी डी रेटिंग होगा।
जो पी एक्सपेंशन हुआ था वो पी कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो स्टॉक कंसोलिडेट करना लग जाएगा। वो 1 साल कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, 2 साल जाएगा, 3 साल जाएगा, हमें नहीं पता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। फर्स्ट तो मैंने ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर लिया। सेकंड एग्जांपल देता हूँ आपका वेक्टर फूड का एग्जांपल। मिसेस वेक्टर फूड की जो मैनेजमेंट थी, उनकी तरफ से आज से 2-3 साल पहले लगभग 20 से 25% से बिजनेस ग्रोथ करने का गाइडेंस हुआ करता था और कंसिस्टेंटली वो डिलीवर भी करते थे। उसके बाद में क्या हुआ? बिजनेस की ग्रोथ रेट घट गई। अभी लगभग 10% 11% के आसपास में बिजनेस ग्रोथ चल रही है। तो हुआ क्या है? पी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, स्टॉक लगभग 2000 के आसपास में था, तो स्प्लिट हो गया लगभग मतलब अभी तो करंटली 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब स्टॉक लगभग 2000 के आसपास चला गया था। उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्शन हो के स्टॉक का प्राइस लगभग 1200 साढ़े 1100 पे आ गया। एंड दी प्री स्प्लिट देखें तो, यदि प्री स्प्लिट के अकॉर्डिंग देखें तो करंटली वेक्टर फूड का स्टॉक 2000 की प्राइस जो टॉप पे चला गया था, उससे घट के लगभग 1000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मतलब स्प्लिट हुआ था 5 का 1:5 में स्प्लिट हुआ था, तो करंटली 200 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देखो, मिसेस वेक्टर का स्टॉक जब उसका बिजनेस का ग्रोथ पी चल रहा था, तो पी एक्सपेंशन हुआ और लगभग यू कैन से आज के प्राइस के अकॉर्डिंग 400 के प्राइस पे चला गया था। बट जैसी ग्रोथ चली गई बिजनेस की, मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस घटा दिया। उस वाले केस के अंदर मिसेस वेक्टर का बिजनेस जो उसका स्टॉक है, अभी करंटली लगभग आप कह सकते हो 200 के प्राइस पे चल रहा है, 50% करेक्ट कर चुका है टॉप से और अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ये दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सफारी इंडस्ट्रीज का। जो अपना लगेज इंडस्ट्री वाली जो कंपनी सफारी इंडस्ट्रीज, वो कंपनी एक टाइम पे लगभग लगभग 25% 20% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही थी और उसका स्टॉक अच्छा खासा पी एक्सपेंशन फेज में गया, अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया इन्वेस्टर्स को। बट जैसे ही उस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे कंसोलिडेट, मतलब जैसे ही उस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ लगभग 10% 15% के आसपास में आया, तो उस कंपनी का स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। एंड आप खुद ही देख लो, लास्ट के लगभग 2 साल के आसपास से वो कंपनी का स्टॉक कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही है। अभी जो उसकी बिजनेस की ग्रोथ निकल के आ रही है, लगभग 12-13% के आसपास निकल के आ रही है, मतलब आधी हो गई है। जिस जिस पीक टाइम पे जिसकी बिजनेस की ग्रोथ अराउंड 25% के आसपास ग्रो करता था, वो लगभग अभी 12-13% से ग्रोथ करता है। तो उस कंपनी का स्टॉक भी कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला गया। नेक्स्ट एग्जांपल आपको देता हूँ डी-मार्ट का। आज से लगभग 4 साल पहले, कोविड के बाद भी डी-मार्ट का स्टॉक यहाँ पे लगभग 25% के रेट से अपना बिजनेस को ग्रोथ कराता था। उस टाइम पे डी-मार्ट के स्टॉक को 150 का पी रेशियो मिलता था और स्टॉक प्राइस लगभग भागे 5000 के ऊपर चला गया था। लगभग 4 साल से वो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही है। 5000 से 3500 के बीच ही ट्रेड कर रहा है, बिकॉज़ बिजनेस की ग्रोथ ही चली गई है। अराउंड 10% से उसका बिजनेस ग्रोथ होता है अराउंड। तो अभी मैं ये सारे एग्जांपल देके मैं इन समरी क्या कहना चाहता हूँ कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग हमारी होती है, उस कंपनी की ग्रोथ चली गई है ना, तो हमें उस बिजनेस से एग्जिट हो जाना है। बिकॉज़ हमें नहीं पता उस बिज़नेस के अंदर ग्रोथ वापस कब से आएगी, और जब तक उस बिज़नेस में ग्रोथ नहीं आएगी, तब तक उस कंपनी का स्टॉक कंसोलिडेशन फेज़ में ही रहेगा और उस कंपनी का स्टॉक करेक्ट भी करा जाएगा। लाइक बेयर मार्केट होगा, जैसे करंट मार्केट चल रहा है, आपने देखा होगा ऐसी कंपनीज़ हैं बहुत सारी, स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज़ हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, तो उन कंपनीज़ के स्टॉक यहाँ पे लगभग 50-40% से करेक्ट कर जाते हैं। और जो कंपनीज़ हमने डिस्कस करी हैं, जो कंपनीज़ आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, जो वीडियोज़ के अंदर मैंने बहुत सारी कंपनीज़ डिस्कस करी हैं, जिनके बिज़नेस की ग्रोथ रेट 20% उससे ज़्यादा रेट से हो रही है, उन कंपनीज़ के स्टॉक उतने नहीं टूटे हैं। हाँ, टूटे हैं, मैं नहीं मना नहीं कर रहा नहीं कि नहीं टूटे, हाँ, टूटे हैं उनके स्टॉक लगभग 20%, 22, 23, 25% से टूटे हैं। एक आध कंपनी ऐसी होगी जिनके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इश्यू आ गया होगा, या फिर मार्केट ने उसको बहुत ज़्यादा करेक्ट कर दिया होगा, अराउंड 40% के आसपास में। बट मैक्सिमम बिज़नेसेस ऐसे हैं जिन कंपनीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिनके बिज़नेस की ग्रोथ रेट 20% उससे ज़्यादा रेट से हो रही है, उन कंपनीज़ के स्टॉक ज़्यादा नहीं टूटे, लगभग 20%, 22%, 25% के आसपास में टूटे हैं। नहीं तो बियर मार्केट के दौरान, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिया आपको काफ़ी सारे, तो जिनकी बिज़नेस में ग्रोथ नहीं है। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, सेव द रिटेल इन्वेस्टर नाम से, दिसंबर के महीने में। आपको चलो मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। दिसंबर के महीने में एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, सेव द रिटेल इन्वेस्टर। मतलब उस सीरीज़ का एक बहुत बड़ा मोटिव था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को रॉन्ग इन्वेस्टिंग से बचाने का। एक्चुअली होता क्या है, लेट्स से कोई कंपनी का स्टॉक लगभग 50% गिर जाता है और उसकी बिज़नेस ग्रोथ चली जाती है, तो एक रिटेल इन्वेस्टर उस कंपनी का स्टॉक इस उम्मीद में खरीद लेता है कि अभी मैं इस स्टॉक को खरीद लेता हूँ, और जैसे स्टॉक अपने वापस 52 हाई पे जाएगा, 52 हफ्ते का हाई पे जाएगा, तो मेरा पैसा यहाँ पे डबल हो जाएगा। इस उम्मीद से एक रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक को खरीद लेता है। और इस सीरीज़ के अंदर मैंने लगभग 4-5-6 कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। एक थी वेदांत फैशन, एक था रिलैक्सो, एक था बाटा और एक था अपना सूला वाइनयार्ड। आई थिंक ये 4 कंपनी के नाम मेरे को याद आ रहे हैं। तो आप उन कंपनीज़ का भी हाल देख लो, उन कंपनीज़ के बिज़नेस में कोई ग्रोथ नहीं है और उन कंपनी का स्टॉक टॉप से कितना टूट गया है। हाँ, मेरे को याद आ गया कि हमने मुफ्ती के बारे में डिस्कस किया था, क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग के बारे में। एक अपने गो फैशन कंपनीज़ के बारे में शायद डिस्कस किया होगा। इन कंपनीज़ के बिज़नेस में करंटली ग्रोथ ही नहीं चल रही है।
और इन कंपनीज के स्टॉक देखो ना अपने हाई से कितने टूटे हुए हैं, 60%, 70%। मतलब बियर मार्केट के अंदर जिन कंपनीज के बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, उन कंपनीज का स्टॉक लगभग 40-50% से भी यहाँ पे टूट चुके हैं। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। लाइक हाँ, ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें उन्हीं बिजनेसेस का स्टिक रहना है जिनकी कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट एटलीस्ट 20% उससे ज्यादा रेट से हो रही हो, राइट। तो ये सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए कि यार हमारी इन्वेस्टिंग की जर्नी के दौरान यदि हम लोग डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनीज के बिजनेस को ट्रैक करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस दौरान हमें क्या लर्निंग ध्यान में रखनी चाहिए। बुल मार्केट के दौरान ये लर्निंग भूल जाते हैं लोग, बिकॉज बुल मार्केट के दौरान सारे स्टॉक ऊपर भाग जाते हैं। हाँ, जिनके बिजनेस की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर मल्टीपल रिटर्न भी आ जाते हैं, 3x 4x 5x भी रिटर्न दे पाते हैं, बिकॉज वहाँ पे पी एक्सपेंशन भी होता है और अर्निंग का स्पॉट में मिलता है, वहाँ पे डबल इंजन का काम होता है और वहाँ पे अच्छा खासा मल्टीपल रिटर्न आता है। बट जिन कंपनीज की बिजनेस की ग्रोथ यहाँ पे स्टेगनेंट होती है, उन कंपनीज में थोड़ा पी एक्सपेंशन हो जाता है और वहाँ पे स्टॉक थोड़ा रिकवर हो जाता है, राइट। बट बियर मार्केट के दौरान जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसके दौरान हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग की जर्नी के दौरान, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, राइट। ठीक है, तो ये आज के एजेंडे के दो जो मेजर पॉइंट्स थे। फर्स्ट वाज लाइक ग्रोथ इन्वेस्टिंग को लेके क्या क्या लर्निंग्स है जिनका हमें ध्यान रखना है करंट मार्केट सिचुएशन के दौरान, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सेकंड हमारा एजेंडा था कि करंट मार्केट सिचुएशन के दौरान कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पे एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से वो सारे बिजनेसेस को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं होंगे। अगेन मैं वो इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहता कि मैं कोई कंपनी का नाम लूं और आप लोग उस कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दो, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जिन अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जिन कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा, उनके बारे में आज आप जाके लाइक सेशन के बाद में उन कंपनीज की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई लेटेस्ट उनको गो थ्रू करोगे। इन कंपनीज की जो लाइक कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट आई है उसको गो थ्रू करोगे, या फिर जो कॉन कॉल की रिकॉर्डिंग आती है 1 घंटे के आसपास की, उसको सुनोगे। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि मैं कुछ कंपनीज के नाम लूं और आप डायरेक्टली उसको एज ए स्टॉक रिकमेंडेशन लो, एज ए स्टॉक रिकमेंडेशन लो, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता आप एज ए स्टॉक रिकमेंडेशन लो। मैं हमेशा आपको ये रिपीट करने की कोशिश करता हूँ मेरे हर वीडियो के अंदर कि ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद की एनालिसिस करना और जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है, राइट। तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो कि जो अपॉर्चुनिटीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उनको एज सच कोई आप स्टॉक रिकमेंडेशन तो नहीं लोगे ना, बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जिन कंपनीज के बारे में अभी नाम लेने जा रहा हूँ स्पेसिफिकली, अभी मैं क्या आज मैं केवल वही कंपनीज डिस्कस करूंगा जो करंटली जिनका फॉरवर्ड पैग रेशियो अराउंड 1 हो या 1 से नीचे हो। बिकॉज बियर मार्केट के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो जाता है, हम लोग वही कंपनीज पिक करने की कोशिश करते हैं जिनका फॉरवर्ड पैग रेशियो लगभग 1 या 1 से कम होता है। तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हम लोग एज ए रिकमेंडेशन नहीं लेंगे, राइट। आर्यन जी ने लिखा है नो नेवर, कभी नहीं, ठीक है। लाइक मैं आपसे क्यों बाइंग ले रहा हूँ, लाइक मेरा पॉइंट इतना ही है कि यार मैं नहीं चाहता आपकी किसी इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आके कुछ भी स्टॉक खरीद लो, नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं यहाँ पे केवल आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज माई ओनली एजेंडा फॉर दिस सेशन कि यार आप लोग वो चीज़ एटलीस्ट सीख सको कि खुद से कैसे किसी कंपनी को एनालिसिस करते हैं और कैसे एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आप लाइक फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज ओनली माई इंटेंट। और मैं आपको भी यही लाइक सजेस्ट करूंगा कि आप कभी किसी इन्फ्लुएंसर की डायरेक्टली लाइक एज ए रिकमेंडेशन कंसिडर मत कर लेना। खुद की ड्यू डिलीजेंस, खुद की रिसर्च, खुद का एनालिसिस, यदि आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उनसे भी डिस्कस करना, उसके बाद ही डिसाइड करके आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करना, राइट। ठीक है, तो कृष्णा जी का भी लाइक निखिल उपाध्याय जी ने बोला हाँ ठीक है, वी विल नॉट टेक एज ए रिकमेंडेशंस, लाइक हितेन शाह जी ने बोला नहीं लेंगे, ठीक है, राइट। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के क्वेरी क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनको भी मैं लूंगा। एक बार अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड देन लास्टली फिर लेंगे लाइक आपके जो भी क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, उनको एक बार वन बाय वन ले लेंगे, राइट। ठीक है, सो सेक्टर वाइज डिस्कशन करने की कोशिश अपन करेंगे। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, डन है। तो फर्स्ट अपन बिजनेस पिक करते हैं, आपका सेक्टर पिक करते हैं। कंज्यूमर सेक्टर से बिलोंग करते हैं बिकॉज कंज्यूमर सेक्टर लाइक मेरा बहुत ही फेवरेट सेक्टर होता है, लाइक से रिटेल सेक्टर जिसके अंदर
मतलब जिसका बिजनेस एक एक इंसान से आता है, मतलब किसी बड़े इंस्टीट्यूशन पे निर्भर नहीं करता, जिसका बिजनेस लाइक लेट्स से उसकी करोड़ों की सेल हो रही, तो उसके लाखों कस्टमर होंगे। तो उन बिजनेसेस से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन का। तो फर्स्टली पिक करते हैं रिटेल सेक्टर के बारे में बात करते हैं, कंज्यूमर सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनी में। फर्स्ट है रिटेल सेक्टर। तो रिटेल सेक्टर के अंदर हम लोग पहले पिक करते हैं आपका वैल्यू फैशन सेगमेंट वाला, अपैरल वाला सेगमेंट, जिसके अंदर लाइक काफी सारी कंपनीज हैं, जिसका ट्रेंड भी पार्ट, राइट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने काफ़ी सारी कंपनीज के बारे में डिस्कस किया, वैल्यू फैशन सेगमेंट से बिलोंग करने वाले, लाइक वी टू रिटेल के बारे में डिस्कस किया है, स्टाइल बाजार के बारे में डिस्कस किया है, वी मार्ट के बारे में डिस्कस किया है, लाइक आपका मैंने कुछ पुराने मेरे वीडियोस के अंदर क्रेडो ब्रांड्स के बारे में डिस्कस किया है, कैंटाबिल रिटेल के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया है। तो इन्हीं कंपनीज में से हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जिनके बिजनेस की ग्रोथ रेट 20% उससे ज़्यादा रेट से हो रही है, एंड साथ में उन कंपनीज के क्या करंट वैल्यूएशन, क्या करंट वैल्यूएशन नहीं, फॉरवर्ड पैग रेशियो के अकॉर्डिंग क्या वैल्यूएशन चल रहा है, उनको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो फर्स्ट बिजनेस पिक करते हैं आपका वी टू रिटेल के बारे में। तो वी टू रिटेल की मैनेजमेंट की तरफ से जो ग्रोथ गाइडेंस है नेक्स्ट लगभग 2 से 3 साल के लिए अराउंड 50% से अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का गाइडेंस है। एंड वो हवा में गाइडेंस नहीं है, लाइक उस कंपनी का जो ग्रोथ गाइडेंस है उसके बेसिस पे वो कंपनी अपना अराउंड 40 से 50% से स्टोर एक्सपेंशन भी कर रही है, और लगभग उस कंपनी का 10% के आसपास में एसएसजी रहता है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि नेक्स्ट 2-3 साल के लिए वो कंपनी अराउंड 50% से अपना बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे कर सकती है। तो वी टू रिटेल का जो करंट पी रेशियो है अराउंड अराउंड लगभग 55 के आसपास में है, लगभग 50% से इसकी बिजनेस ग्रोथ आती है। तो एक मैं यहाँ पे FY27 के अर्निंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा मैचअप करने की कोशिश करना। 50% से बिजनेस ग्रोथ होती है, तो एक साल के फॉरवर्ड अर्निंग के अकॉर्डिंग वी टू रिटेल का जो फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट होकर आता है लगभग 40 के आसपास आता है। इस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ रेट क्या होगा FY27 के लिए, लगभग 50% के आसपास में। तो इस कंपनी का यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो होगा उसके अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो कितना है एक साल की फॉरवर्ड अर्निंग के अकॉर्डिंग, FY27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग लगभग 40 के आसपास, इसके अंदर बिजनेस ग्रोथ 50% का डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड पैग रेशियो कितना आया, 0.8 के आसपास में। तो आप ये देखो 50% से ग्रोथ करने वाली कंपनी 0.8 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे अवेलेबल है, मतलब इससे अच्छी डील हमें क्या मिल सकती है। मतलब मैंने ये देखा कि बुल मार्केट के दौरान 50% से अपना बिजनेस ग्रोथ करने वाली कंपनीज अराउंड अराउंड 3 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड करती है। थोड़ी देर पहले मैं ट्रेंड का ही एग्जांपल दे रहा था आपको कि जब ट्रेंड अराउंड 40 से 45% से अपना बिजनेस ग्रोथ करता था, उस टाइम पे उस कंपनी का स्टॉक लगभग 2 से ढाई के फॉरवर्ड पैग रेशियो, 3 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड करता था। तो यहाँ पे वी2 रिटेल वाले केस के अंदर, हाँ, मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मैं यहाँ पे केवल बिजनेस एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इस बिजनेस की क्या ग्रोथ डिलीवर होती है उसको भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अपकमिंग क्वार्टर के अंदर मैनेजमेंट यहाँ पे क्या अपना कॉन कॉल के अंदर क्या यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी और बताती है, क्या गाइडेंस को यहाँ पे अपवर्ड रिवाइज करती है या फिर गाइडेंस को डाउनवर्ड रिवाइज करती है, वो भी ध्यान देखना पड़ेगा। क्या क्या पता क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर कॉन कॉल के अंदर आके वी2 रिटेल के मैनेजर बोल दे कि हम लोग तो 50% से ग्रोथ नहीं कर सकते, हम तो 10% से ग्रोथ करेंगे, तो फिर हमारी सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाएगी। उस वाले केस के अंदर इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो लगभग 4 से 5 का बन जाएगा। सारे एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। समझ गए अगेन मैं क्या यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग सुन पा रहे हैं, राइट। तो अगेन अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर वी2 रिटेल की बिजनेस ग्रोथ को हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट यहाँ पे जो गाइड कर रही है उसको यहाँ पे डिलीवर कर पा रही कि नहीं कर पा रही, राइट। तो हमने फर्स्ट बिजनेस डिस्कस किया वी2 रिटेल के बारे में। दूसरा हम डिस्कस करते हैं स्टाइल बाजार के बारे में। स्टाइल बाजार ने रिसेंट में लगभग 330 करोड़ की फंड रेज करी है क्यूपिड लिमिटेड के द्वारा। उसके अंदर मैनेजमेंट ने ये बोला कि 180 करोड़ हम लोग डेट रिपेमेंट में यूज करेंगे, अराउंड 40 से 50 करोड़ हम लोग जो कॉनकॉल हुआ था उस कॉनकॉल का मैं समरी आपको बता रहा हूँ। 40 से 50 करोड़ हम लोग अराउंड अराउंड लाइक वेयर हाउसिंग और टेक्नोलॉजी पे खर्च करेंगे, और जो बाकी का अमाउंट होगा हम लोग स्टोर एक्सपेंशन में खर्च करेंगे। स्टाइल बाजार की मैनेजमेंट की तरफ से जो पहले गाइडेंस होता था स्टोर एक्सपेंशन को लेके कि हम लोग एक साल का लगभग 40 से 50 स्टोर ओपन करेंगे, अब जो उनका रिवाइज्ड गाइडेंस आया है कि हम लोग एक साल के लगभग 60 से 80 स्टोर ओपन करेंगे। मतलब FY26 कंप्लीट होने के बाद में स्टाइल बाजार का टोटल स्टोर काउंट होगा लगभग 260 के आसपास में। करंटली उनका 251 या 252 के आसपास में क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद में। तो FY26 कंप्लीट होने के बाद में उनका स्टोर काउंट होगा 260 के आसपास में। 60 से 80 स्टोर वो लोग हर साल ओपन करेंगे। मतलब स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट उनका नेक्स्ट 3 साल के लिए उन लोगों ने दिया है कि नेक्स्ट 3 साल के लिए हम लोग हर एक साल में 60 से 80 स्टोर ओपन करेंगे। तो नेक्स्ट 3 साल के लिए हमारा स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट होगा लगभग 25 से 30% के आसपास में। स्टाइल बाजार का जो एसएसजी का नंबर रहता है लगभग 5 से 6% के आसपास में रहता है। मतलब नेक्स्ट 3 साल के लिए स्टाइल बाजार यहाँ पे अपने बिजनेस को अराउंड 30% के आसपास से ग्रोथ कर सकता है, और यही गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है।
तो दूसरा कैंडिडेट हमारे पास में आता है कि स्टाइल बाजार एक ऐसी कंपनी है जो नेक्स्ट 3 साल के लिए 30% से अपना बिजनेस ग्रोथ करा सकती है। अब एक बार जो स्टाइल बाजार का जो फॉरवर्ड पैग रेस है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि जैसे वो 30% से ग्रोथ करेगा तो स्टाइल बाजार का FY27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होगा लगभग 2300 करोड़ रुपए के आसपास में। उनका गाइडेंस होता है 2 से 3% के पैट मार्जिन का। तो यहाँ पे लगभग मैं मिडिल का ले लेता हूँ, 2.5 या 0.3% का पैट मार्जिन लेता हूँ। तो FY27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग उसका जो फॉरवर्ड पैट अमाउंट आता है FY27 का लगभग 60 करोड़ रुपए के आसपास में आता है। करंट मार्केट कैप लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी का लगभग जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है लगभग 35 के आसपास निकल के आता है। बिजनेस की ग्रोथ रेट कितने की है? लगभग 30% की है। तो यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो उसके लिए 35 के अंदर 30 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो निकल के आता है 1.2 के आसपास में। मतलब स्टाइल बाजार का बिजनेस 30% की रेट से तो ग्रोथ करना चाहता है, बट उसका जो फॉरवर्ड पैग रेशियो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से 1.2 है। मतलब वी टू रिटेल का बिजनेस 50% से ग्रोथ करेगा, उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो 0.8 के आसपास में है। जबकि स्टाइल बाजार वाले केस के अंदर ग्रोथ रेट भी कम है और इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो भी ज्यादा है वी टू रिटेल के कंपैरिजन में। मतलब वी टू रिटेल के कंपैरिजन में स्टाइल बाजार के अंदर मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हाँ, जिन लोगों को 30% का ग्रोथ इंजन चाहिए उनके लिए भाई ठीक है, स्टाइल बाजार वहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है। बट अगेन मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही वी2 रिटेल के है, ना ही वी2 रिटेल के लिए है और ना ही स्टाइल बाजार के लिए, राइट? ये जस्ट मैंने यहाँ पे एक आपको एनालिसिस दे के समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से हम लोग उस ग्रोथ को फॉरवर्ड पैग रेशियो में किस तरह से सेट करके देख सकते हैं कि कितना फॉरवर्ड पैग रेशियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? तो ये हमने डिस्कस किया स्टाइल बाजार के बारे में। हम लोग थर्ड कंपनी पिक करते हैं आपका कैंटाबिल रिटेल के बारे में। मतलब ये कोई ज़्यादा उतनी फेमस कंपनी नहीं है। ये लगभग 18 से 20% के आसपास में अपना बिजनेस ग्रोथ करता है, बट कंसिस्टेंटली करता है। मैंने ये देखा है पिछले 2-3 साल के अंदर इस कंपनी का कंसिस्टेंटली लगभग 20% के आसपास में बिजनेस ग्रोथ रेट होती है। जो बाकी के पैरामीटर हैं लाइक सीएफओ पॉजिटिव होना, वो तो लाइक रिटेल कंपनीज के लिए जो मेरी फेवरेट सेगमेंट है रिटेल सेक्टर, उसमें हमेशा सीएफओ पॉजिटिव होता ही है। उसमें तो बात ही नहीं कि लाइक कस्टमर आता है, सामान खरीदता है और तुरंत पैसे देके जाता है काउंटर पे। मतलब रिसीवेबल्स का पंगा ही नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक मैं आपको आई थिंक मैंने पहले आपको कभी बताया होगा कि रिटेल सेक्टर मेरा सबसे फेवरेट सेक्टर क्यों है, बिकॉज यहाँ पे कोई रिसीवेबल का पंगा ही नहीं है। किसी इंस्टीट्यूशन को माल ही नहीं बेचना है, कस्टमर को माल बेचना है। हम जैसे कस्टमर जाके कोई कपड़ा खरीद रहा है, कोई पैंट खरीद रहा है, कोई शर्ट खरीद रहा है, जा सामान लिया, पैसे देके आया, कोई रिसीवेबल नहीं। किसी इंस्टीट्यूशन को माल नहीं बेचना है, कोई रिसीवेबल का पंगा ही नहीं। बहुत क्लियर कट बिजनेस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, जितना बिट्टा बना अपने गले में आया, बहुत क्लियर। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, थर्ड कंपनी था हमारा कैंटाबिल रिटेल। ऑल्दो ये चीज़ मेरे को पहले बतानी चाहिए थी रिटेल सेक्टर को स्टार्ट करने से पहले, बट ठीक है, मैं मिस कर गया। मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि रिटेल सेक्टर मेरा फेवरेट सेक्टर क्यों है। हाँ, थर्ड कंपनी था कैंटाबिल रिटेल। तो कैंटाबिल रिटेल लास्ट के 2-3 साल से कंसिस्टेंटली अराउंड 20%, 18 से 20% के आसपास हमारा बिजनेस को ग्रोथ करा रहा है। और ऑब्वियसली इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। और लाइक आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वो भी तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है ही है। ऐसे कोई उतना डेट का पंगा नहीं है कि लीज लाइबिलिटीज जो होती है, जो इंड आईएस जो अपना नया अकाउंटिंग स्ट्रक्चर आया है उसके अकॉर्डिंग लाइक वहाँ पे केवल लीज लाइबिलिटीज का सेगमेंट देखता है। इस कंपनी का जो स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट लगभग 10 से 12% के आसपास में होता है। और लाइक उस कंपनी की जो एसएसजी लगभग 6-7% के आसपास मान के कंसिडर लगभग डिलीवर होती है। तो इस कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 18 से 20% के आसपास में डिलीवर होती है और कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है पिछले 2-3 साल से। आप ट्रैक करके देख सकते हो, राइट? और यही मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हम लोग अराउंड 20% के आसपास से अपनी बिजनेस की ग्रोथ रेट यहाँ पे डिलीवर करेंगे। इस कंपनी का जो करंट पी रेशियो है लगभग 25 के आसपास में है। FY27 की फॉरवर्ड अर्निंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो आता है लगभग 20 के आसपास आता है। कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी है? 20 के आसपास में। तो फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 20/20 कितना निकल के आएगा? लगभग 1 के आसपास में। मतलब कैंटाबिल रिटेल एक ऐसी रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनी है जिसका बिजनेस लगभग 20% से ग्रोथ हो रहा है और लगभग 1 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो रिटेल सेक्टर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ लाइक वैल्यू फैशन सेगमेंट के अंदर, अपैरल वाले सेगमेंट के अंदर करंटली मेरे को ये 3 कंपनी ऐसी लगती हैं जिनकी बिजनेस की ग्रोथ रेट 20% है, उससे ज़्यादा रेट से है। विद इन द कंडीशन इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो लगभग 1 के आसपास में या फिर 1 से कम है। हाँ, जो बाकी की कंपनीज है, आप बोलोगे ट्रेंड पे तो 20% से ग्रोथ करता है, तो उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो निकाल के देख लो ना भाई। ट्रेंड कंपनी का जो करंट पी रेशियो है लगभग 85 के आसपास में है। चलो मान लिया 20% से बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, फॉरवर्ड पी रेशियो कितना आएगा? लगभग 75 के आसपास में या 70 के आसपास में। 20% से बिजनेस ग्रोथ रेट है, फॉरवर्ड पैग रेशियो कितना आएगा? 75/20 कितना निकल के आएगा? लगभग 3.25 के आसपास में, 3.5 से 4 के 3.5 से 4 के बीच में।
तो हमारा जो फॉरवर्ड पैग रेशियो वाला जो हमारा क्राइटेरिया है उसके अंदर तो ट्रेंड पास नहीं होगा ना भाई। 20% की ग्रोथ के लिए मैं 80 का पी रेशियो क्यों दूँ, 4 का फॉरवर्ड पैग रेशियो क्यों दूँ? तो यहाँ पे मैं ट्रेंड को मेरी लिस्ट में नहीं ले रहा। तो मैंने तो वैल्यू फैशन सेगमेंट से बिलोंग करने वाले, रिटेल सेक्टर से बिलोंग करने वाले यहाँ पे 3 बिज़नेस डिस्कस करें। फर्स्ट इज़ वी2 रिटेल, 50% की बिज़नेस ग्रोथ, 0.8 का फॉरवर्ड पैग रेशियो। सेकंड स्टाइल बाजार, 30% की बिजनेस ग्रोथ रेट, लगभग 1.2 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। थर्ड इज कैंटेबल रिटेल, लगभग 20% की बिजनेस ग्रोथ रेट एंड लगभग 1 का फॉरवर्ड पैग रेशियो। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा बिजनेस इसमें से डिसाइड करते हो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। दैट इज योर डिसीजन, वो मेरा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है। अब सेकंड बिजनेस डिस्कस करते हैं, ज्वेलरी वाला सेक्टर। इसमें भी अगेन, यदि आप किसी रिटेल स्टोर पे जाते हो, ज्वेलरी स्टोर पे जाते हो ज्वेलरी परचेज करने, तो आप ऐसे थोड़ी बोलते हो कि आज मेरे को ज्वेलरी दे दे, पेमेंट मैं तेरे को 10 दिन बाद में करने होंगे। नहीं 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 नहीं, आज ज्वेलरी ले, तुरंत पैसा दे के जा। जीरो रिसीवेबल्स का पंगा, कोई रिसीवेबल नहीं है, राइट। अभी मैंने माल लिया, अभी मैंने ज्वेलरी खरीदी, तुरंत पैसा दे के आया। तो अगेन रिटेल सेक्टर के अंदर ज्वेलरी सेगमेंट भी आता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ज्वेलरी सेगमेंट में काम करने वाली पहली कंपनी में डिस्कस कर रहा हूँ, कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स का मैनेजमेंट की तरफ से जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस होता है, लगभग 30 से 35% के आसपास में होता है। मतलब 35%, थोड़ा मैं 30 से 35% यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिवली बता रहा हूँ, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टोर एक्सपेंशन का जो ग्रोथ रेट है, वही लगभग 35% के आसपास में है। और उनका थोड़ा बहुत एसएसजी भी आएगा। गोल्ड की रेट बढ़े जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एसएसजी भी आएगा, तो उसकी बिजनेस की ग्रोथ रेट हो सकता है 35 से 40% के बीच में हो सकती है। बट अभी मैं कंजर्वेटिवली लेके चल रहा हूँ कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है कि 30 से 35% से हम लोग अपनी बिजनेस की ग्रोथ रेट यहाँ पे डिलीवर करेंगे। कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, लगभग 35 के आसपास में। एफआई 26 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कितना डिलीवर कर सकता है, लगभग 1200 से 1300 करोड़ रुपए के आसपास में। 30% की बिजनेस ग्रोथ लेट से मैं एफआई 27 के लिए लेता हूँ, तो एफआई 27 के अंदर इस कंपनी का फॉरवर्ड पैट अमाउंट कितना आएगा, एफआई 27 की एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी आएगी, लगभग 1700 से 1800 करोड़ रुपए के आसपास में। तो इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो आएगा, करंट मार्केट कैप है लगभग इसकी 42,000 करोड़ रुपए के आसपास में, और इस कंपनी का फॉरवर्ड पैट अमाउंट है लगभग 1700 से 1800 करोड़ रुपए के आसपास में। तो इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, लगभग यू कैन से 27 के आसपास में। यहाँ पे हाँ यार, एक यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पे जो मैं नंबर यूज कर रहा हूँ ना, वो रेंज अबाउट वाले नंबर है। मतलब कोई ये मत बोलना कि यार मैं यहाँ पे 27 बोल रहा हूँ तो सर वो 27 नहीं है, वो 26 है या 28 नहीं यार, वो रेंज ले लेना। मैं यहाँ पे हर एक नंबर के पहले अराउंड वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूँ कि दैट इज राउंड फिगर नंबर है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात तो आप समझ गए होंगे, इतना कॉमन सेंस तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर है ही है। तो राउंड फिगर वाला नंबर है, ऐसा कोई स्ट्रेट फिर एब्सोल्यूट नंबर, फिक्स नंबर नहीं है, राइट। ठीक है। सो कल्याण ज्वेलर्स का जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के कितना आया था, लगभग जो हमने कैलकुलेट किया अराउंड अराउंड लगभग 27 के आसपास में, यू कैन से। बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी है, लगभग 30 से 35% के आसपास में। तो फॉरवर्ड पैग रेशियो कितना निकल के आएगा, लगभग 0.8 से 0.9 के आसपास में। सो आप ये देखो, कल्याण ज्वेलर्स एक ऐसा रिटेल ज्वेलरी बिजनेस है जिसकी बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 30 से 35% के आसपास में है। एंड करंटली इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 0.8 से 0.9 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। सेकंड बिजनेस पिक करते हैं हम लोग पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में। तो पीएनजी ज्वेलर्स की मैनेजमेंट ने जो एफआई 27 का जो बिजनेस ग्रोथ का गाइडेंस दिया, लगभग 12,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का गाइडेंस उन लोगों ने दिया है, 12,000 करोड़ से 12,500 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड जो एफआई 26 का एक्सपेक्टेड उनका रेवेन्यू आ सकता है लगभग 9,500 करोड़ रुपए के आसपास में, या फिर 10,000 करोड़, या फिर 9,500 करोड़ के बीच में आएगा। तो एफआई 27 की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की ग्रोथ रेट कितनी होगी, लगभग 20 से 25% के आसपास में, राइट। पहले ये लोग अराउंड 30 से 35% के रेट से बिजनेस ग्रोथ का गाइडेंस देते थे, इन लोगों ने अपना गाइडेंस काटा है। अब मैनेजमेंट ने तो ये बोला है कॉन कॉल के अंदर कि हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिवली गाइडेंस देना चाहते हैं, यहाँ पे और डिलीवर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। बट ठीक है, मतलब मैनेजमेंट ने जो 20 से 25% का बिजनेस ग्रोथ का गाइडेंस दिया, तो आपने आपने देखा होगा कि जब कॉनकॉल हुआ था, मतलब रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद स्टॉक प्राइस भाग गया था, 550 से भाग के लगभग 630 के आसपास चला गया था। पर जैसे ही कॉनकॉल हुआ और मैनेजमेंट अपना ग्रोथ गाइडेंस घटाया, 30% का बिजनेस ग्रोथ का गाइडेंस घटा के 20 से 25 कर दिया, तो स्टॉक के अंदर पैनिक सेलिंग आई थी और लगभग 550 पे वापस आ गया था। तो जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टोरी बता रहा था कि जैसे मैनेजमेंट यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस घटाती है तो स्टॉक बहुत बैडली करेक्ट होता है। हाँ, पीएनजी ज्वेलर्स के मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस बहुत ड्रास्टिकली नहीं घटाया, 30% से घटा के 20 से 25 किया, ठीक है। वो मार्केट ने फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉक प्राइस को एडजस्ट कर दिया तुरंत अगले ही दिन। आई थिंक ये 1 या 2 दिन में करेक्ट होकर 550 पे आ गया था, राइट। ठीक है, तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे तो उसकी बात करते हैं। पीएनजी ज्वेलर्स की कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ रेट है लगभग एफआई 27 का 20 से 25% के आसपास में। करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक का पी रेशियो है लगभग यू कैन से 19 से 20 के आसपास में है। एफआई 27 की एक्सपेक्टेड इनका जो प्रॉफिट अमाउंट डिलीवर होगा कितना होगा, 12,500 करोड़ के अंदर इनका जो पैट मार्जिन का गाइडेंस होता है लगभग 3.5% से 4% के बीच में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी का मोटा मोटा जो प्रॉफिट अमाउंट आता है एफआई 27 का लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास कंसिडर कर सकते हैं, राइट।
तो उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है, आप ये देखो इसका फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है लगभग आई थिंक 18 के आसपास निकल के आता है, 17 से 18 के आसपास निकल के आता है, 16.67 मान के चलो, क्योंकि करंट मार्केट कैप लगभग 7,300 करोड़ रुपए के आसपास में, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो मोटा मोटी इसका फॉरवर्ड पी रेशियो लगभग 16-17 के आसपास आता है। बिजनेस की ग्रोथ रेट 20 से 25% के बीच में है। तो इस कंपनी का FY27 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका फॉरवर्ड पी रेशियो इसके अंदर इनके बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 17 बटे में लाइक 20 से 25 के बीच एक ग्राउंड फिगर ले लिया, 22 का डिवाइड कर दिया, तो इसका फॉरवर्ड पैक रेशियो आता है लगभग 0.8 के आसपास में। मतलब पीएनजी ज्वेलर्स एक ऐसा बिजनेस है रिटेल ज्वेलरी स्पेस से बिलोंग करने वाला, जो यहाँ पे लगभग 20 से 25% की रेट से अपना बिजनेस ग्रोथ करेगा, और उसका स्टॉक करंटली लगभग 0.8 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट के बारे में बात किया। अब थर्डली बात कर लेते हैं सेनको गोल्ड के बारे में। सेनको गोल्ड के अंदर मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, बिकॉज उनकी बिजनेस जो डिलीवर होता है, प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर डिलीवर होता है, कभी उनके बिट्टा मार्जिन 13% पे चले जाते हैं, कभी उनके बिट्टा मार्जिन बिल्कुल लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर की बात करो, बिट्टा मार्जिन बिल्कुल धड़ाम से गिरी गए थे। तो उनका ऐसा कोई स्टैटिक स्टैटिक तो नहीं बोलूंगा, उनका कोई ऐसा स्ट्रक्चरली मेरे को डिलीवरी दिखाई नहीं देती है। मैनेजमेंट ने बोला है कि हम लोग यहाँ पे 100% गोल्ड की हेजिंग नहीं करते हैं, तो इन्वेंट्री गेन हो जाता है। अरे जिस दिन गोल्ड की प्राइस लेट से धड़ाम से गिरे, उस दिन आपका तो लॉस दिखा दोगे, तो आप तो क्वार्टर रिजल्ट के अंदर, तो वहां पे थोड़ा मेरे को मतलब कंसिस्टेंट जो डिलीवरी होती है वो दिखाई नहीं देती है। ऑल्दो लाइक मैनेजमेंट की तरफ से लग रहा है कि लाइक FI सॉरी इक्वल हाँ सॉरी सो मैनेजमेंट लाइक की तरफ से लाइक जो गाइडेंस है अराउंड 18 से 20% से ग्रोथ करने का सेनको गोल्ड का, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये देखो लाइक उसका करंट जो रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है, रेवेन्यू डिलीवर हो सकता है FY26 का अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास में हो सकता है। 18 से 20% की बिजनेस ग्रोथ में कंसिडर भी कर लूँ तो उसका FY27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होगा कितना, 9,600 करोड़ रुपए के आसपास में, 9,700 करोड़ रुपए के आसपास में। पैट मार्जिन का गाइडेंस होता है लगभग 3.5 से 4% के बीच में। तो उस कंपनी का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कितना आएगा FY27 का, अराउंड अराउंड लगभग लगभग आपका 350 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और आप ये देखो अभी लास्ट के 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग सेनको गोल्ड का जो प्रॉफिट अमाउंट है समथिंग समथिंग 450 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो सेनको गोल्ड वाले केस के अंदर क्या होगा, FY27 में इसका प्रॉफिट अमाउंट आएगा लगभग 350 करोड़ रुपए के आसपास में, जबकि FY26 का प्रॉफिट था इनका लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास में। तो आप ही देखो कि मतलब यहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ रेट 18 से 20% होगी, बट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं होगी FY27 के अंदर, हो सकता है डी ग्रोथ हो सकती है। इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज FY26 के अंदर सेनको गोल्ड ने यहाँ पे 100% गोल्ड की हेजिंग नहीं करी थी, और इन्वेंट्री गेन होने के कारण इनको अच्छा खासा फायदा हुआ था, जिसको यहाँ पे प्रॉफिट में दिखाया गया है। तो FY27 के अंदर सेनको गोल्ड का प्रॉफिट ग्रोथ रेट नहीं होगा, उल्टा की प्रॉफिट डी ग्रोथ होगा। हाँ, रेवेन्यू के अंदर 18 से 20% की ग्रोथ रेट मान सकते हैं। लाइक लगभग 200 स्टोर उनके कंप्लीट हो जाएंगे FY26 के एंड होने तक, और उनका गाइडेंस भी होता है लगभग 18 से 20 स्टोर ओपन करने का, मतलब 10% से स्टोर एक्सपेंशन, और लाइक बिजनेस की ग्रोथ की डिलीवरी लगभग 18 से 20% के आसपास में। सो माई पॉइंट इज लाइक सेनको गोल्ड वाले केस के अंदर मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वहाँ पे मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है प्रॉफिट ग्रोथ के अकॉर्डिंग। कभी बिट्टा मार्जिन उनका 13% चला जाएगा, कभी धड़ाम हो गया 4% पे आ जाएगा, लाइक नहीं। हाँ, जो बाकी के ये प्लेयर्स हैं, कल्याण ज्वेलर्स है, पीएनजी ज्वेलर्स है, ये लोग 100% गोल्ड की हेजिंग करते हैं, तो इनका जो बिट्टा मार्जिन होता है जो लाइक 6 to 7% के रेंज में, वो बिल्कुल यहाँ पे स्टेगनेंट है, और कंसिस्टेंट डिलीवरी होती है बिट्टा मार्जिन की, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो सेनको गोल्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा मेरे को उतना यहाँ पे कॉन्फिडेंस फील नहीं आता है। और हाँ, इनकी बिजनेस की ग्रोथ रेट भी लगभग 18 से 20% के आसपास में। और आप बोलोगे कि यार कौन सा पीएनजी ज्वेलर्स की बिजनेस की ग्रोथ रेट लाइक बहुत ज्यादा 30% के आसपास में, तो पीएनजी ज्वेलर्स को आप यहाँ पे वाउच क्यों कर रहे हो। ठीक है, उसके बिजनेस की ग्रोथ रेट यार लगभग 20 से 25% के बीच में तो है ना, और एटलीस्ट वहाँ पे कंसिस्टेंसी तो है ना EBITDA मार्जिन के अंदर। उनका जो गोल्ड इन्वेंट्री है, गोल्ड ज्वेलरी मतलब जो इन्वेंट्री वो एटलीस्ट 100% हेजिंग तो कर रखा है ना, मतलब कभी EBITDA मार्जिन पे धड़ाम से मतलब या तो जमीन पे गिरते हुए नहीं दिखाई देंगे, या फिर कभी बहुत तेजी से सांप दौड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो आई थिंक आप मेरी बात यहाँ पे समझ रहे होंगे, राइट। ठीक है, तो ये हमने रिटेल ज्वेलरी स्पेस के बारे में बात कर लिया। तो ठीक है, अपने ज्वेलरी स्पेस की बात कर रहे हैं तो ये कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं जो B2B सेगमेंट में काम करती है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की काम करती है, स्काई गोल्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्काई गोल्ड की मैनेजमेंट की तरफ से जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस है, यू कैन से नेक्स्ट 3 से 4 साल के लिए दैट इज अराउंड 30% से ग्रोथ करने का। उन्होंने इस बार जो कॉन कॉल हुआ था और जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया था उसके अंदर साफ साफ मेंशन किया था कि हम लोग नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए अराउंड 30% से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ इजीली यहाँ पे डिलीवर कर देंगे। लाइक समथिंग यार टारगेटिंग समथिंग अराउंड लाइक 18,000 से 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। FY26 के अंदर उन लोगों ने गाइडेंस को रिवाइज किया था अपवर्ड डायरेक्शन में, पहले 5400 करोड़ रुपए का गाइडेंस था, उसको बढ़ा के लगभग 2,000 करोड़ का कर दिया है।
और जो FY27 का जो इनका गाइडेंस था पहले लगभग 7600 करोड़ रुपीज़ का था, उसको बढ़ा के लाके समथिंग 8000 करोड़ कर दिया है। कंज़र्वेटिवली किया है बट डिलीवरी उससे ज़्यादा ही होनी है, मतलब वो साफ-साफ देखते ही लग जाता है स्काई गोल्ड वाले केस के अंदर, ठीक है। तो स्काई गोल्ड का जो करंटली पी रेशियो लगभग 22 के आसपास में है। बिज़नेस की ग्रोथ रेट कितने परसेंट की है? लगभग 30 से 35% के बीच में है। तो FY27 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है, कितना निकल के आएगा? लगभग 17 के आसपास में। कंपनी की बिज़नेस ग्रोथ रेट कितनी है? लगभग 30 से 35% के आसपास में है। तो फॉरवर्ड पैक रेशियो कितना आएगा? फॉरवर्ड पी रेशियो कितना? 17 का। फॉरवर्ड और अपना बिज़नेस की ग्रोथ रेट कितनी है? 30 से 35% की। तो इनका फॉरवर्ड पैक रेशियो निकल के आता है 0.5 के आसपास में। तो आप ये देखो, बुल मार्केट के अंदर जो कंपनीज़ 30 से 35-40% से बिज़नेस ग्रोथ करती है ना, उनका फॉरवर्ड पैक रेशियो लगभग 2-3 के आसपास तक चला जाता है। बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पी एक्सपेंशन होता है। बट उन्हीं कंपनीज़ का होता है जिनका सीएफओ पॉजिटिव होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव होता है। स्काई गोल्ड का अभी तक कैश फ्लो सीएफओ अभी पॉजिटिव नहीं है। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर साफ-साफ गाइडेंस दिया है कि FY27 से हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने साफ-साफ बोला कि हम लोग चाहने को आज भी लगभग 40-50% से बिज़नेस ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होगा। हम लोग अभी मेजरली वही बिज़नेस टारगेट कर रहे हैं, जहाँ से हमें कैश फ्लो पॉजिटिव होने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी है। लाइक उनका जो एडवांस गोल्ड वाला जो उनका वर्टिकल है, उसके अंदर अभी रेवेन्यू का लगभग आई थिंक 5 या 7% के आसपास में कंट्रीब्यूशन था, उसको बढ़ा के दे आर टारगेटिंग लाइक 30% तक ले जाने का, नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर। तो ये मतलब ये देखो कि एक रिटेल ज्वेलर गोल्ड ले जाके देगा अपना स्काई गोल्ड को, वो उसको प्रोसेस करेगा, ज्वेलरी दे देगा वापस अपना जो भी ज्वेलरी रिटेलरी चेन होगी उसको। मतलब लाइक उस वाली ज्वेलरी को बनाने के लिए उनको एडवांस में गोल्ड नहीं खरीदना है, वर्किंग कैपिटल पैसा उसका नहीं घुसेगा। और यदि इनका एडवांस गोल्ड वाला जो वर्टिकल है वो टोटल रेवेन्यू का 30% कंट्रीब्यूट कर देगा, उस वाले केस के अंदर इजीली स्काई गोल्ड का यहाँ पे सीएफओ टू ऑपरेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैनेजमेंट ने यही बोला डायरेक्टली साफ-साफ कि FY27 ऑनवर्ड्स हम लोग सैलरी यहाँ पे नहीं लेंगे। हम लोग सीएफओ पॉजिटिव बनाएँगे और उसके बाद डिविडेंड के द्वारा हम लोग यहाँ पे हमारा कॉम्पेंसेशन लेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है मैनेजमेंट की तरफ से कि हम लोग सैलरी नहीं लेंगे। हम लोग सीएफओ पॉजिटिव बनाएँगे, कंपनी के बैलेंस शीट में कैश आएगा और उससे हम लोग यहाँ पे डिविडेंड बाँटेंगे इन्वेस्टर्स को। हम खुद भी लेंगे, उससे हमारे खुद को भी डिविडेंड आएगा, तो हमारा कॉम्पेंसेशन भी हो जाएगा हमारी मेहनत का परिणाम कि हम लोगों ने एज़ ए लाइक जो भी यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे मेहनत करी, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें ईयर के एंड में जो भी कॉम्पेंसेशन मिला, मतलब उनके भी फैमिली खर्चे जो भी एक्सपायर्ड उनको कंप्लीट करने के लिए, बट उन्होंने सैलरी लेने से यहाँ पे डिनाई कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे ये वाला यूज़ केस प्रमोटर की इंटीग्रिटी दिखाता है यार, कि हम लोग सैलरी नहीं लेंगे। मतलब सोचो आप, सैलरी नहीं लूँगा, कैश फ्लो सीएफओ पॉजिटिव बनाऊँगा, उससे मेरा डिविडेंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला यूज़ केस यहाँ पे स्काई गोल्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाता है। बट इसके लिए हमें ट्रैक करना पड़ेगा अगेन। हम लोग प्रमोटर की बात पे डायरेक्टली भरोसा नहीं कर सकते, मैनेजमेंट की बात पे डायरेक्टली भरोसा नहीं कर सकते। ये देखना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे बोला है, वो अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पे डिलीवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यदि डिलीवर हो रहा है तो अच्छी बात है, पी रेटिंग हो जाएगा, पी एक्सपेंशन हो जाएगा और देयर इज पॉसिबिलिटी लाइक सीएफओ पॉजिटिव हो जाएगा, तो देयर इज पॉसिबिलिटी जब वापस बुल रन आएगा तो उस वाले केस के अंदर इसका फॉरवर्ड पैक रेशियो 2 से 3 के आसपास चला जाएगा। मतलब मे बी 2 का फॉरवर्ड पैक रेशियो हो गया, करंटली 0.5 का फॉरवर्ड पैक रेशियो है और लेट्स से 35% की बिजनेस की ग्रोथ रेट है, सीएफओ पॉजिटिव हो गया, FY27 के अर्निंग के बाद में मैं बात कर रहा हूँ कि 1 साल बाद में लेट्स से कंपनी ने यहाँ पे सीएफओ पॉजिटिव रिपोर्ट कर दिया और सीएफओ टू इबिटा लेट्स से 20-30-40% का रिपोर्ट कर दिया यहाँ पे। उस केस के अंदर यदि इस कंपनी का फॉरवर्ड पैक रेशियो 2 भी हो गया बुल वाले केस के अंदर, तो सोचो 0.5 के फॉरवर्ड पैक से 2 का फॉरवर्ड पैक मतलब 4x का वैल्यूएशन रेटिंग वैसे ही हो गया। वैल्यूएशन एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, पी एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। एंड साथ में ही जितनी अर्निंग डिलीवर करी वो भी यहाँ पे लाइक ऐड होगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बुल मार्केट के अंदर यदि कंपनी का सीएफओ पॉजिटिव है और कंपनी 30-35-40% से ग्रोथ कर रही है, तो उस वाले केस के अंदर पी एक्सपेंशन होता है, वैल्यूएशन एक्सपेंशन होता है। और जब ग्रोथ चली जाती है तो लाइक वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, पी कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, जो ट्रेंड के साथ हुआ था, जो मैंने इस सेशन के शुरुआत में आपको बताया था। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस किया स्काई गोल्ड के लिए। अगेन मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, इन कंपनीज़ की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसको गो थ्रू करना। इन लाइक मैनेजमेंट की तरफ से जो लेटेस्ट कॉन कॉल हुई है, जो उनकी रिकॉर्डिंग आई है यूट्यूब पे अवेलेबल है, लाइक उसको आप लाइक सुनना अच्छे से, 1 घंटे की कॉन कॉल की रिकॉर्डिंग होती है, उसको अच्छे से सुनना। आपको मैनेजमेंट क्या बोल रही है, यहाँ से ही आपको पता लग जाता है मैनेजमेंट यहाँ पे अपने बिजनेस को लेके कितना कॉन्फिडेंस फील कर रही है और किस रेट से ग्रोथ कराना चाहती है। और सारा एनालिसिस करने के बाद में जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। बात करते हैं शांति गोल्ड के बारे में। शांति गोल्ड की कॉन कॉल भाई मैंने पूरी सुनी। मैनेजमेंट ने इतना रूडली बात किया, मतलब
रूडली तो नहीं बोलूँगा, यार वो बहुत और अच्छे से बात कर सकता था अपने इन्वेस्टर उस कॉन कॉल के अंदर एनालिस्ट के साथ में। मतलब काफ़ी सारी मैं कॉन कॉल सुनता हूँ। मतलब काफ़ी सारे जो मैनेजमेंट है, प्रमोटर है, बहुत सॉफ्ट वे में बात करते हैं यार एनालिस्ट लोगों के साथ में, इन्वेस्टर्स के साथ में। शांति गोल्ड के मैनेजमेंट का जो बंदा था, प्रमोटर जो भी हैं एक्स वाई जेड, ऑल्दो वो प्रमोटर जो भी हैं, उनका उत्सव सीरीज जो दूसरी बी2बी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके अंदर भी होल्डिंग है। मतलब उसका जो मेन प्रमोटर है उत्सव सीजेड का, वो शांति गोल्ड की जो प्रमोटर है वही है। बट कॉनकॉल के अंदर जब रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, तो यार जिस तरह से डील करना चाहिए था ना इन्वेस्टर्स को और एनालिसिस को, उस तरह से उस प्रमोटर ने डील नहीं किया। मतलब मेरे को वहाँ पे मे भी हो सकता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे दें, सीएफओ पॉजिटिव बना दें, बहुत अच्छी बड़ी कंपनी बना दें, बट ठीक है, मतलब जो भी है वो बात की बातें हैं। बट मेरे को यार वो कॉनकॉल सुन के अच्छा नहीं लगा कि उस प्रमोटर को अपने इन्वेस्टर्स एनालिस्ट के साथ में और बेटर तरीके से वो डील आ सकते थे। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है शांति गोल्ड को लेके। ऑल्दो मैंने शांति गोल्ड के रिजल्ट आने के बाद में प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाया था कॉनकोर एनालिसिस के साथ के, कॉनकोर एनालिसिस करने के बाद में। तो उसके अंदर ये बताया था कि मैनेजमेंट ने साफ साफ बोला है कि हमारा पैट मार्जिन FY27 से लगभग 3.5 से 4% के आसपास में रहेगा। ऑल्दो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि FY27 के अंदर हम लोग 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो लाइक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट होता है लगभग 120 से 130 करोड़ रुपए के आसपास में आता है। एंड जो FY26 का जो उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट है लगभग 120 से 130 करोड़ रुपए के आसपास में, बिकॉज उनका अभी जो आईपीओ का जो उनका आईपी प्रोसीड से जो अमाउंट आया था उसको डायरेक्ट इन लोगों ने कंप्लीटली यूज किया गोल्ड, लाइक रो वाला मतलब गोल्ड परचेज कर लिया था, जिससे इन्वेंट्री गेन हुआ और उसको उन लोगों ने रिजल्ट के अंदर प्रेजेंट भी कर दिया, जिससे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे डिलीवर हुआ था। बट वो इन्वेंट्री गेन के कारण हुआ था, एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ वाला नहीं था। मैनेजमेंट ने बोला अपकमिंग ईयर्स के अंदर हमारा जो पैट मार्जिन होगा लगभग 3.5% के आसपास में होगा, तो FY27 का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट होगा लगभग 130 से 140 करोड़ रुपए के आसपास में हो सकता है। मतलब FY26 से FY27 के अंदर शांति गोल्ड का प्रॉफिट का ग्रोथ रेट नहीं होगा, फ्लैटिश काइंड ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ होगा। तो ये वाला एंगल भी है। तो मैंने ये चीज आपको बता दी है। मतलब शांति गोल्ड के लिए मेरे को अंदर मे भी मैं बायस हो सकता हूँ उस प्रमोटर को लेके, मतलब ये मेरी गलती हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि भाई शांति गोल्ड यहाँ पे मल्टीबैगर बन जाए, 10x रिटर्न बना के दे दे, मेरे को नहीं पता। बट मेरे को वहाँ पे उतना अच्छा फील नहीं हुआ, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अब लग शांति गोल्ड का मैंने डिटेल में वीडियो बना के भी डाला था, वो भी आप प्लीज गो थ्रू कर सकते हो। तो ये हमने बात करी ज्वेलरी सेक्टर के बारे में, जिसमें हमने दोनों सेगमेंट कवर करे, रिटेल ज्वेलरी सेक्टर भी कवर किया एंड साथ में अपना जो हमारा लाइक यू कैन से B2B वाला सेगमेंट है वो भी हमने कवर करने की कोशिश करी। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हेल्थ केयर सेगमेंट के बारे में। अगेन यहाँ पे भी कस्टमर आता है, अपना ट्रीटमेंट कराता है और ट्रीटमेंट कराने के बाद में एडवांस में पेमेंट देके जाता है, राइट। तो यहाँ पे कोई रिसीवल्स का पंगा नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट से बिजनेस आता है वहाँ पे रिसीवल्स बनते हैं। तो हम लोग जिन कंपनीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उनकी मैनेजमेंट की तरफ से यही है कि हम लोग गवर्नमेंट का बिजनेस यहाँ पे कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट बिजनेस डिस्कस करते हैं हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर, हॉस्पिटल सेगमेंट के बिलोंग करने वाली कंपनी है यथार्थ हॉस्पिटल। यार पीछे लाइट आ रहा है, आई थिंक इसको थोड़ा मैं सेट कर दूं। आई थिंक लाइट आ रहा था तो प्रशांत सही, सॉरी यार, है ना। ठीक है। तो हेल्थ केयर सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनी डिस्कस करते हैं। फर्स्टली यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। तो यथार्थ हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की तरफ से जो ग्रोथ गाइडेंस है, अपनी बेड कैपेसिटी को नेक्स्ट लगभग 3 से 4 साल के अंदर 5,000 बेड, यहाँ पे 5,000 बेड से ऊपर जाने का गाइडेंस है। लगभग 3,000 नए बेड ऐड करने का उनका गाइडेंस है नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर। उनके करंट बेड कैपेसिटी कितनी है? 2500 बेड्स की है। तो नेक्स्ट लगभग 3 से 4 साल बाद में उनकी जो टोटल बेड कैपेसिटी हो जाएगी लगभग 5500 बेड्स की हो जाएगी। मतलब उनका जो बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो गाइडेंस है वही लगभग 22 से 23% के आसपास में है। एंड साथ में यथार्थ हॉस्पिटल का जो एयरपोप का नंबर है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, वो लगभग 33 से 34 हज़ार रुपए के आसपास में है। एंड जो बाकी के हॉस्पिटल कंपनीज हैं, अब भले मैक्स की बात कर लो, फोर्टिस की बात कर लो, अपोलो की बात कर लो, मेदांता की बात कर लो, उनका एयरपोप का नंबर 60,000 रुपए से ज्यादा है। मैक्स का तो इवन 78,000 रुपए के आसपास में है। मतलब यथार्थ हॉस्पिटल के पास में एयरपोप का नंबर इंक्रीज कराने के लिए बहुत सारा स्कोप है। यथार्थ हॉस्पिटल का एयरपोप का नंबर यहाँ से डबल होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और बेड कैपेसिटी लगभग 22% 23% से ग्रोथ कराने की उन लोगों ने टारगेट गाइडेंस दिया है। उसके लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपए का यहाँ पे कैपेक्स किया जाएगा। एंड करंट टाइम पे यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है। तो अपकमिंग कैपेक्स के अंदर 1,500 करोड़ रुपए को अरेंज करने के लिए वो लोग डेट भी रेज कर सकते हैं एंड देयर इज पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर वो इक्विटी भी रेज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये देखो, मतलब जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन का गाइडेंस दिया है, एयरपोर्ट को ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया कि हर साल हमारा एयरपोर्ट लगभग 7-8% से ग्रो करना चाहिए, बिकॉज जो उनकी पुरानी फैसिलिटीज हैं ग्रेटर नोएडा वाली, नोएडा वाली, उनके अंदर उन लोगों ने जो ऑन्कोलॉजी वाला स्पेशलिटी है उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से उनका जो ग्रेटर नोएडा वाली फैसिलिटी है उनका एयरपोर्ट का नंबर 45,000 के आसपास में है।
एंड यदि जो उनके नए हॉस्पिटल हैं, जो दिल्ली में मॉडल टाउन में स्टार्ट किया है, फरीदाबाद में जो नया वाला हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, फरीदाबाद में उनके 2 हॉस्पिटल हो गए अब। यदि बाकी के हॉस्पिटल के अंदर यदि अपना जो स्पेशलिटी मिक्स अच्छे से करते हैं, जो सुपर स्पेशलिटी वाला जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाते हैं, उस वाले केस के अंदर इनका जो एआरपॉप का नंबर अच्छा खासा इंक्रीज होगा। जब एआरपॉप का नंबर यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज होगा, तो मतलब इनका जो रेवेन्यू ग्रो करने के 2 इंजन हो जाएंगे। फर्स्ट इज बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड सेकंड इज एआरपॉप का रेवेन्यू, एआरपॉप नंबर की ग्रोथ। मतलब इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ रेट कितना हो सकता है? लगभग 30% के आसपास में हो सकता है अपकमिंग 3 से 4 साल के लिए। तो यथार्थ हॉस्पिटल की बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी हो सकती है एफआई 27, एफआई 28, एफआई 29, एफआई 30 के अंदर? लगभग 30% के आसपास में। थोड़ा कंजर्वेटिवली कंसिडर कर लेते हैं 25 से 30% के आसपास में, बिकॉज जो नए बेड्स आएंगे वो शुरुआत में ऑक्यूपाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वहाँ पे थोड़ी लेट से आधी कर लेते हैं उस ग्रोथ रेट को। बेड कैपेसिटी जो एक्सपेंशन होगा कंप्लीटली लेट से रेवेन्यू ग्रोथ में डिलीवर नहीं होता है, बट ऑब्वियसली जो पुराना बेड बन जाएगा तो लाइक उसके अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे डिलीवर हो सकता है। बट ठीक है, कंजर्वेटिवली ये बोल सकते हैं कि यथार्थ हॉस्पिटल का अपकमिंग 3-4 ईयर्स के लिए बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 25% के आसपास में हो सकती है। 25 से 30% मान के चलते हैं। करंटली इस कंपनी का जो पी रेशियो लगभग 37 के आसपास में है। एफआई 27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है लगभग 30 के आसपास निकल के आता है, मतलब 28 से 30 के आसपास निकल के आता है। बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 25 से 30% के बीच में। तो इस कंपनी का यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इसके लिए जो फॉरवर्ड पी रेशियो है उसके अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो निकल के आता है लगभग 1.1 से 1.2 के आसपास में। तो आप ये देखो, हॉस्पिटल सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल, जिसकी बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 25 से 30% के आसपास में है, और उस कंपनी का स्टॉक करंटली 1.1 के फॉरवर्ड पैग रेशियो के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी लगती है। अगेन, ये मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपने खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में डिसाइड करना कि आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। सेकंड कंपनी डिस्कस करते हैं हेल्थ केयर सेगमेंट से बिलोंग करने वाली जीना सिको लाइफ केयर। जीना सिको की मैनेजमेंट की तरफ से जो ग्रोथ गाइडेंस है बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेके, करंटली उस जीना सिको की जो टोटल बेड कैपेसिटी है लगभग 3200 क्या, हाँ 3200 के आसपास उनकी करंट बेड कैपेसिटी है। उनका जो बेड कैपेसिटी को लेकर एक्सपेंशन का गाइडेंस है कि नेक्स्ट 3 से 5 साल के अंदर वो लोग अपना बेड कैपेसिटी बनाना चाहते हैं 7000 से लेकर 10000 बेड्स के बीच में। मतलब उनका बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट ही लगभग 23 से 24% के आसपास में है। और उनका जो दूसरा सेगमेंट है, मतलब उनके जो मेजरली 2 सेगमेंट है, फर्स्ट इज उनका हॉस्पिटल बिजनेस से रेवेन्यू आता है, सेकंड उनका जो प्रोडक्ट सेगमेंट वाला बिजनेस है, लाइक आपका लिवर हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आपका गट हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जो पेट्स का कंप्यूटर उन लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया वाला प्रोडक्ट है। मल्टीपल प्रोडक्ट करने का उनका टारगेट है नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर। तो उनसे जो रेवेन्यू आएगा वो वाला 50% का सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है, बाकी का 50% उनका हॉस्पिटल बिजनेस से कंट्रीब्यूट करता है। तो नेक्स्ट लगभग 3 से 5 साल का जो गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग अराउंड 30 से 35% से इजीली यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब उनका जो बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो टारगेट है नेक्स्ट 3 साल के अंदर 7000 बेड्स का, नेक्स्ट लाइक टोटल बेड कैपेसिटी बनने की बात कर रहा हूँ मैं। करंटली 3200 के आसपास की बेड कैपेसिटी है, 3 साल के अंदर बढ़ के लगभग 7000 बेड्स की हो जाएगी। मतलब लगभग 3800 नए बेड्स वो ऐड करेंगे नेक्स्ट 3 साल के अंदर। तो बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ रेट यहाँ पे लगभग 24% से ऊपर चला जाएगा, राइट? हाँ, 24 से लगभग 26-27% के आसपास में चला जाएगा। और साथ में जो उनका प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है उसका रेवेन्यू, उसमें नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का टारगेट कर रहे हैं कि जैसे पुराना प्रोडक्ट हमारा लगभग 5 करोड़ रुपए महीने का यहाँ पे रेवेन्यू देना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद हम लोग नया प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करेंगे। एक साथ में सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च नहीं करेंगे। एंड साथ में इसके लिए उन लोगों ने जो इंटेरो हेल्थ केयर है, जो लाइक यू कैन से एलोपैथिक मेडिसिन का इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, यू कैन से इंटेरो हेल्थ केयर, जो इंडिया के रिटेल फार्मेसी का जितना भी यहाँ पे मेडिसिन की सप्लाई करता है उसका लगभग 10% मार्केट से यहाँ पे इंटेरो हेल्थ केयर के पास में है। तो उससे टाइप किया है कि इंटेरो हेल्थ केयर की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर जितनी भी रिटेल फार्मेसी आती है उन पे केवल और केवल जीना सिको लाइफ केयर के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यहाँ पे रखे जाएंगे, दूसरी कंपनी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं रखे जाएंगे। उनसे एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट किया है। मतलब नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए जीना सिको लाइफ केयर की मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस किया रेवेन्यू को लेकर लगभग 30 से 35% से ग्रोथ करने को है। इस कंपनी का जो एफ आई 27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग, मतलब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है उसके अकॉर्डिंगली एफ आई 27 का जो उनका लाइक बिजनेस ग्रोथ होता है, या फिर जो उनका प्रॉफिट ग्रोथ लाइक एफ आई 26 में अराउंड लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। 35% की बिजनेस ग्रोथ रेट में लेके चल रहा हूँ। तो इस कंपनी का जो फॉरवर्ड प्रॉफिट अमाउंट आ सकता है एफ आई 27 का लगभग यू कैन से 270 करोड़ रुपए के आसपास में डिलीवर हो सकता है। कंपनी जो करंट मार्केट कैप है लगभग यू कैन से 7,500 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो इनका जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है लगभग यू कैन से लाइक 30 के आसपास निकल के आता है। यहाँ पे जस्ट मैं लमसम यहाँ पे डिवाइड करके कैलकुलेशन करके नंबर आपके पास में रख रहा हूँ। आप एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हो अपने नोटपैड के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर। तो मैं जो नंबर बोल रहा हूँ उनको डायरेक्टली आप लाइक
आपने कंसिडर मत कर लेना कि भाई जो मैंने बोल दिया वो सर्व मान सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं अराउंड अराउंड एवरेज अप्रॉक्सीमेट नंबर यहाँ पे जस्ट रफली कैलकुलेट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिखाने के पर्सपेक्टिव से। आप अच्छे से अपनी खुद की एनालिसिस करो तो यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट कर लेना है, राइट। तो जेना सिको लेफ्ट केयर का जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आया लगभग 30 के आसपास में निकल के आया। बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 30 से 35% के आसपास में है। तो फॉरवर्ड पैक रेशियो कितना निकल के आएगा? लगभग 0.8 के आसपास में। मतलब जेना सिको लाइफ केयर एक ऐसी आयुर्वेदिक हेल्थ केयर कंपनी है जो हॉस्पिटल चेन भी चलाती है अपने, एंड साथ में ये प्रोडक्ट वाला सेगमेंट का रेवेन्यू बनाती है। उस कंपनी की FY 27 के अंदर बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 35% के आसपास में होगी, और उस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे 0.8 के फॉरवर्ड पैक रेशियो के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया हॉस्पिटल सेगमेंट से बिलोंग करने वाले दो कंपनीज के बारे में। तो हमने अब तक 4 सेक्टर कवर कर लिया। रिटेल सेक्टर के अंदर वैल्यू फैशन सेगमेंट, रिटेल सेक्टर के अंदर ज्वेलरी सेगमेंट, एंड देन ज्वेलरी के अंदर B2B मैन्युफैक्चरिंग वाला, एंड फोर्थ वन इज आपका हेल्थ केयर वाला सेगमेंट। अब नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग पिक करने की कोशिश करते हैं। मैंने लिख रखा है कौन सा सेगमेंट लेना है अभी। राइट, तो अभी पिक करते हैं एफएमसीजी वाला सेक्टर पिक करते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर में काम करने वाली वो कंपनी जिनके बिजनेस की ग्रोथ रेट 20% उससे ज़्यादा रेट से हो रही है, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं विंटेज कॉफ़ी के बारे में। तो विंटेज कॉफ़ी की मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन लोगों ने कभी अपना रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस कभी नहीं दिया है। वो लोग हमेशा अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन का ग्रोथ गाइडेंस देते हैं। FY 26 के Q3 तक उनकी जो करंट कैपेसिटी थी लगभग 6500 MTP की थी, और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि Q4 के अंदर हमारी एक नई कैपेसिटी है, ब्राउनफील्ड कैपेसिटी है, वो 4500 MTP की लाइव हो जाएगी। मतलब जो उनका टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा FY 26 एंड होने से पहले पहले 6500 की MTP से बढ़ के 11000 MTP हो जाएगा। मतलब कैपेसिटी के अंदर ही, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के अंदर ही 65% की ग्रोथ है यहाँ पे। एंड मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जो नई कैपेसिटी हमारी लाइव होगी वो हमारे फर्स्ट महीने से यहाँ पे 100% यूटिलाइज्ड होगी। मतलब एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ रेट कितना डिलीवर कर सकते हैं? 60 से 65% के आसपास में, बट थोड़ा कंजर्वेटिवली लेते हैं, लगभग 50 से 60% के आसपास में वरना रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं FY 27 के लिए। करंटली इस कंपनी का स्टॉक कितना पे ट्रेड कर रहा है? पी रेशियो कितना? लगभग 30 के आसपास में। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है विंटेज कॉफी वाले केस के अंदर कि मैनेजमेंट यहाँ पे एक नई कैपेसिटी फ्रिज डेड कॉफी वाली एक नई कैपेसिटी लाइव करेगी मार्च 2027 के अंदर। उसकी कैपेसिटी 5500 MTP की होगी। उसके लिए मैनेजमेंट ने यहाँ पे लगभग 300 करोड़ रुपीज़ का डेट रेज किया है कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पे इनको लगभग 4 से 5% का इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ रहा है, लगभग 1 से 2% की हेजिंग कॉस्ट लग रही है। तो लगभग 7% के आसपास में इनको पे करना पड़ेगा उस डेट के अगेंस्ट में। तो ये लग रहा है कि FY 27 के फर्स्ट क्वार्टर से, मे बी सेकंड क्वार्टर से या फिर थर्ड क्वार्टर से, तो कंपलसरी ही इनको वो डेट रिपेमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए डेट का रिपेमेंट करना पड़ेगा। साथ में जो नया ऑयल लोग कैपेक्स कर रहे हैं उसका डिप्रिसिएशन भी इनको दिखाना पड़ेगा अपने बुक्स के अंदर। तो विंटेज कॉफी का FY 27 के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है 50 से 60% के आसपास हो सकता है, बट उसके प्रॉफिट की ग्रोथ रेट 50 से 60% के आसपास में नहीं होगी। उसके पीछे 3 रीजन है। फर्स्ट वन इज डेट की रिपेमेंट। अभी उनका क्वार्टरली डेट का रिपेमेंट जाता है लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास में, बट FY 27 में जब वो अपना डेट इंटरेस्ट रिपे करना स्टार्ट करेंगे उस फॉरेन इंस्टीट्यूशन को, तो वहाँ पे क्वार्टरली जो डेट की रिपेमेंट होगी लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए के आसपास में होगी। डेप्रिसिएशन भी दिखाना पड़ेगा। साथ में ही आपने देखा होगा क्वार्टर थ्री से विंटेज कॉफी ने यहाँ पे लगभग 24-25% का टैक्स पे करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब तक उनको टैक्सेशन का कुछ फायदा मिल रहा था, जो भी स्कीम चल रही होगी गवर्नमेंट की, उसमें नहीं जाते एक बार 12 से 13% वो टैक्स पे किया करते थे। Q3 से उन लोगों ने टैक्स पे करना स्टार्ट किया 24 से 25% के आसपास में। मतलब FY 27 के अंदर उनसे जब पूछा गया कि जो 25% का आप लोग टैक्स पे कर रहे हो FY 27 के अंदर कंटिन्यू रहेगा ना, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया था कि हमारा जो टैक्स 24 से 25% पे कर रहे हैं फुल टैक्स रेट Q3 ऑनवर्ड्स हर एक क्वार्टर के अंदर हम लोग पे करेंगे। तो यहाँ पे 3 कंसर्न तो नहीं बोलूंगा, सेटबैक बोलूंगा कि रेवेन्यू की ग्रोथ रेट 50 से 60% होगी, बट इन 3 सेटबैक के कारण, फुल टैक्स रेट पे करने के कारण, आपका इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ने के क्वार्टरली इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने के कारण, एंड साथ में डिप्रिसिएशन की कॉस्ट बढ़ने के कारण इस कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ रेट 50 से 60% नहीं होगी। बिकॉज जो मैंने आपको कारण बताया, तो ये एक्सपेक्टेड है, जो मैंने कैलकुलेशन करी थी सारा नंबर्स को मिला के कि 8 करोड़ का इनका लेट से अपना इंटरेस्ट पेमेंट जाएगा, जो करंटली टैक्स भरते हैं उसका डबल टैक्स इनको भरना पड़ेगा, थोड़ा डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद में जो इनका एक्सपेक्टेड एक रेंज आ रहा था प्रॉफिट ग्रोथ रेट, जिस रेट से डिलीवर हो सकता है लगभग 20 से 30% के बीच में डिलीवर हो सकता है। तो FY 27 के अंदर इनकी रेवेन्यू की ग्रोथ रेट लगभग 50 से 60% के आसपास में होगी, जब बल्कि प्रॉफिट की ग्रोथ रेट यहाँ पे इनकी लगभग 20 से 30% के आसपास में होगी।
तो FY27 का इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट दिखाई दे रहा था 90 करोड़ रुपए के आसपास में, मोटा मोटी। इस कंपनी की जो करंट मार्केट कैप है लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो FY27 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग, मतलब जो 90 करोड़ रुपीज का इनका प्रॉफिट डिलीवर होगा FY27 का, उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट होकर आ रहा था, उसके लिए जो करंट मार्केट कैप है 2000 करोड़ की, उसके अंदर 90 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो निकल के आता है लगभग 21 से 22 के आसपास में, या 23 मान लो, मतलब 20, 21, 22, 23 के आसपास में फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है। इस कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट कितने की है? लगभग 50% के आसपास की। इस कंपनी का फॉरवर्ड पैक रेशियो कितना आएगा? जो फॉरवर्ड पी रेशियो है लगभग 20-21 का, उसके अंदर 50 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो इनका फॉरवर्ड पैक रेशियो निकल के आएगा लगभग 0.4 के आसपास में। एंड यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग डील बन जाती है, मतलब स्काई गोल्ड से भी बेटर डील यहाँ पे बन जाती है। स्काई गोल्ड के अंदर फॉरवर्ड पैक रेशियो कितने का आ रहा था? 0.5 का। विंटेज कॉफी के अंदर फॉरवर्ड पैक रेशियो कितने का आ रहा है? 0.4 का। मतलब विंटेज कॉफी एक ऐसा बिजनेस है जिसकी बिजनेस की ग्रोथ रेट अराउंड 50% के आसपास में है, और उसका फॉरवर्ड पैक रेशियो यहाँ पे 0.4 पे है। साथ मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि Q3 से हमारा यहाँ पे लाइक CFO पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया है, एंड Q3 के अंदर CFO पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया है। Q1 Q2 के अंदर थोड़ा नेगेटिव था, उसको नल आउट कर दिया है। Q4 से हमारा प्योर एंड प्योर FY26 इनका CFO यहाँ पे पॉजिटिव ही दिखाई देगा, भले थोड़ा अमाउंट दिखाई दे। एंड साथ मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि FY27 के अंदर हमारा CFO अच्छा खासा पॉजिटिव होगा, जैसा CCL प्रोडक्ट का हुआ करता है, जो इसकी कंप्यूटर कंपनी है। मतलब FY27 से विंटेज कॉफी का CFO टू EBITDA पॉजिटिव होगा, लगभग 20-30-40% के आसपास में होगा। एंड इसके बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 50% के आसपास में होगी। एंड जो मैनेजमेंट का नया गाइडेंस है, मार्च 2027 के अंदर 5500 FTP की नई कैपेसिटी लाइव हो जाएगी फ्रिज डेड कॉफी की। वहाँ से इनका जो रेवेन्यू रियलाइजेशन होता है, जो इनकी एग्लोमरेटेड वाली कॉफी है, उससे लगभग 1.3x का फैक्टर का होता है। तो FY28 के अंदर भी इस कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ रेट लगभग 50 से 60% के आसपास में होगी। मतलब विंटेज कॉफी एक ऐसा हमें बिजनेस मिलता है जिसकी बिजनेस की ग्रोथ रेट नेक्स्ट 2 साल के लिए लगभग 50% से डिलीवर हो सकती है। उनका CFO टू EBITDA भी पॉजिटिव होगा। एंड साथ में हमें करंटली FY27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग उस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे 0.4 के फॉरवर्ड पैक रेशियो में मिल रहा है। मतलब B2B वाले सेगमेंट के अंदर V2 रिटेल से भी मतलब B2B वाले सेगमेंट के अंदर V2 रिटेल से भी एक बेटर डील यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, FMC सेगमेंट से बिलोंग करने वाली दूसरी कंपनी पिक करते हैं, मनोरमा इंडस्ट्रीज। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज का जो Q2 तक उनका जो कैपेसिटी था वो 40,000 MTPA का था। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि जो करंट हमारी कैपेसिटी है ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करके उसको हम लोग 30% एक्सपेंड करेंगे, मतलब लगभग 12,000 MTPA उसको एक्सपेंड करने का उनका टारगेट था। एंड उनका जो नया अभी कैपेक्स का प्लान आया है लगभग 75,000 MTPA की कैपेसिटी इंक्रीज करने का नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर, जिसके लिए वो लगभग 460 करोड़ रुपीज़ का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग मतलब उनका जो कैपेसिटी अच्छा खासा आ जाएगा। मतलब जो कैपेसिटी वो लोग टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए, मतलब जो करंट कैपेसिटी है 40,000 MTPA से उससे बढ़ के कितना हो जाएगा, लगभग 1,25,000 MTPA के आसपास में चला जाएगा। मतलब यहाँ से जो करंट कैपेसिटी है उससे लगभग 3 गुना कैपेसिटी हो जाएगा नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर। एंड सेम ही विंटेज कॉफी के साथ में कि नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर उनका कैपेसिटी यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट की तरफ से जो ग्रोथ गाइडेंस है लगभग 30 से 35% से, मैं थोड़ा कंजर्वेटिवली लेके बता रहा हूँ कि लगभग 30 से 35% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का गाइडेंस है। करंटली इस कंपनी का जो पी रेशियो लगभग 35 से 37 के आसपास में है। इसका यदि FY27 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आता है लगभग 28 के आसपास में। 30 से 35% का इनका बिजनेस का ग्रोथ रेट है। तो इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पैक रेशियो निकल के आता है FY27 के अर्निंग के अकॉर्डिंग लगभग 0.8 से 0.9 के आसपास निकल के आता है। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा रिस्क ये है मनोरमा इंडस्ट्रीज वाले केस के अंदर, इनकी जो EBITDA मार्जिन है 27% के आसपास में है, और जिन कंपनीज के EBITDA मार्जिन 20% से ऊपर होते हैं वहाँ पे मेरे को थोड़ा रिस्की सिचुएशन नजर आती है। बिकॉज 20% का ऊपर का EBITDA मार्जिन बनाने के लिए यदि आप 20% से ऊपर का EBITDA मार्जिन बनाते हो तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। बिकॉज 20% से ऊपर का EBITDA मार्जिन कोई बना रहा है तो जो बड़ा यू कैन से जिसके पास अच्छा खासा अमाउंट है, बड़ी कंपनीज है, वो भी वाला बिजनेस स्टार्ट कर देंगे ना यार। 20% का EBITDA मार्जिन बनाने वाला मतलब कोई बिजनेस इजीली बन सकता है, तो क्या दिक्कत है। इसका मनोरमा इंडस्ट्रीज का जो EBITDA मार्जिन लगभग 27% के आसपास में है। एंड आज से लगभग 2-3 साल पहले आप देख लेना स्क्रीनर पे आपको दिख जाएगा कि इनके EBITDA मार्जिन 27 पे पीक चले गए थे, उसके बाद में गिर के वापस 21% के आसपास में आ गए थे। तो ये रिस्क नजर आता है मनोरमा इंडस्ट्रीज के अंदर। इनके EBITDA मार्जिन को ट्रैक करना पड़ेगा, यदि उसके अंदर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया तो इनका जो फॉरवर्ड पैक रेशियो है वो भी खराब हो जाएगा, प्रॉफिट ग्रोथ रेट वो भी खराब हो जाएगा। तो इन्होंने जो कैलकुलेशन किया उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा बाद में। आई थिंक मनोरमा इंडस्ट्रीज के लिए आप समझ गए, राइट। लाइक जो करंट सिचुएशन चल रही है, करंट जो अजम्पशन चल रहे हैं, जो करंट मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया उसके अकॉर्डिंग इसका फॉरवर्ड पैक रेशियो 0.8 के आसपास में था। अगेन मनोरमा इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे B2B कंपनी है,
CFO टू EBITDA यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला रिस्क यहाँ पे नज़र आता है। तो मतलब मेरा थोड़ा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, केवल उन्हीं कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा एलोकेशन दो, जिनका या तो CFO टू EBITDA पॉजिटिव है, या फिर मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि अगले आने वाले क्वार्टर से या फिर FY 27 के फर्स्ट क्वार्टर से हमारा CFO टू EBITDA में पॉजिटिव हो जाएगा। तो उन वाली कंपनीज़ को मैं थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन देता हूँ। हाँ, ऑल्दो उनको ट्रैक भी करना पड़ेगा, और यदि वो डिलीवर कर देती है तो मैं एलोकेशन और बढ़ा दूँगा। बट हाँ, जैसे मनोरमा इंडस्ट्रीज़ है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, फॉरवर्ड पैक रेशियो 0.8 0.9 भी दिखाई दे रहा है, बट इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो नेगेटिव है, तो वहाँ पे थोड़ा उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। एंड सेकंड जो रिस्क मैंने आपको बताया कि इनके EBITDA मार्जिन यदि डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर आ गए, तो फिर रिस्क हो सकता है। मतलब 27 से 30% का EBITDA मार्जिन यदि कोई कर रहा है, तो उसके कंपटीटर तो खड़े हो ही जाएंगे ना। जैसे आपको याद है, जीना सीको का EBITDA मार्जिन करंटली 47-48% के आसपास में चल रहे हैं, तो कितनी सारी कंपनी जा रखी हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यहाँ पे ऑफर कर रही हैं। मतलब कितने सारों के, तो लाइक आप इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज़ करते हो, बहुत सारे एड्स आते रहते हैं, कभी कृष्णा आयुर्वेद का आता है, कभी कौन सा आयुर्वेद का आता है, जो लोग अपना ये आयुर्वेदिक वाले सेंटर ऑपरेट करना चाह रही हैं। मतलब ये तो कंफर्म है कि आयुर्वेदिक हेल्थ केयर वाले सेगमेंट के अंदर जो मनीष आचार्य जी उनके फाउंडर हैं, मतलब ठीक है, वो अपनी कंपनी का अराउंड 47-48% का EBITDA मार्जिन बना रहे हैं, बट वहाँ पे कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हो गया है। हाँ, मनीष आचार्य जी इन्हें बहुत बड़ा स्टेप लिया और उसको एक एज ए लाइक यू कैन से नेशनल कंपनी बनाया, जीना सीको को, अच्छी बात है। बट जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो दूसरे लोग भी आ रहे हैं इस बिज़नेस के अंदर। मतलब आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये हमें जीना सीको को भी ट्रैक करना पड़ेगा कि दूसरे कंपीटिटर आके जीना सीको के EBITDA मार्जिन को डाउनग्रेड ना कर दें। तो मतलब ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये क्लियर आई थिंक आप समझ। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसके EBITDA मार्जिन 20% के आस-पास में है, ठीक है, वो सस्टेनेबल है। लाइक विंटेज कॉफ़ी का EBITDA मार्जिन 17-18% के आस-पास में आता है, दैट इज़ सस्टेनेबल। दूसरा इंसान यहाँ पे आके देखने की उतनी कोशिश नहीं करेगा, उतनी हिम्मत भी नहीं करेगा कि ठीक है यार, 15, 16, 17, 18% का EBITDA मार्जिन बन रहा है, इस बिज़नेस में जाके क्या ही करूँ। यदि आपके बिज़नेस में बहुत बड़ा मोट है, जैसे अडानी पोर्ट है, अब पूरे पोर्ट को उन्होंने अपना एक्वायर कर रखा है, उसमें बहुत बड़ा मोट है, तो उसका EBITDA मार्जिन अराउंड अराउंड 55% के आस-पास में होता है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, वो अपना पोर्ट मैनेजमेंट करने वाली सेकंड नंबर की कंपनी इंडिया की, उसका भी अच्छा खासा मोट है, मतलब हार्डली 2-3 कंपनीज़ हैं। अब उसके लिए बहुत हेवी कैपेक्स करना पड़ता है, यू कैन से लाखों करोड़ रुपए का कैपेक्स करना पड़ेगा पोर्ट वाली कंपनी खड़ी करने के लिए, पोर्ट मैनेजमेंट वाला। तो मतलब उसके अंदर यू कैन से एंट्री बैरियर है, जबकि जीना सिको का कंप्यूटर बनाने के लिए एंट्री बैरियर नहीं है। मैं आई थिंक जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। तो जहाँ पे एंट्री बैरियर हाई है, वहाँ पे यदि EBITDA मार्जिन आपका 50% है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज़ वहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ पे वो नया प्लेयर उस वाले सेगमेंट के अंदर नहीं घुस सकता है। बट जहाँ पे एंट्री बैरियर ज़्यादा नहीं है, जैसे जीना सीको हो गया, या जो मनोरमा इंडस्ट्री जो कोका बटर एक्विवलेंट बनाती है, उस वाला केस हो गया। तो जहाँ पे एंट्री बैरियर नहीं है, वहाँ पे दूसरा कंपटीटर भी तो आ सकता है। यदि वहाँ पे ईज़िली 25 से 30%, 40% का EBITDA मार्जिन बन रहा है, तो किसको मतलब अंदर से भाई कोई ना कोई फाउंडर तो बनेगा ही ना बाद में कि यार ठीक है, 40% का EBITDA मार्जिन बन रहा है, चलो मैं ये वाला धंधा स्टार्ट करता हूँ। कोई ना, मैं थोड़ा सस्ता माल बेच दूँगा, सस्ती सर्विस बेच दूँगा, एटलीस्ट मेरा बिज़नेस तो बनेगा। तो उससे क्या होगा, मनोरमा इंडस्ट्रीज़ के बिज़नेस को इम्पैक्ट होगा, साथ में ही जीना सिको के बिज़नेस को इम्पैक्ट होगा, यदि उन वाले सेगमेंट के अंदर कोई दूसरा कंपटीटर आके उनसे कम मार्जिन के अंदर अपनी सर्विसेज बेच रहा है, उस वाले केस के अंदर। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो हमें जहाँ पे हाई EBITDA मार्जिन होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ ट्रैक करनी पड़ती है, बिकॉज़ हाई EBITDA मार्जिन यदि बहुत हैवी एंट्री बैरियर है, तब तो अच्छी बात है, लाइक जो अडानी पोर्ट वाले केस के अंदर है। बट जीना सिको के अंदर मेरे को ऐसा कोई बड़ा हैवी एंट्री बैरियर लगा नहीं। माउथ पब्लिसिटी का वर्क है, जो मनीष आचार्य जी ने किया, अपना बिज़नेस बनाया, अच्छी बात है। दूसरा बिज़नेस भी यहाँ पे खड़ा हो सकता है, जो बहुत सारे बिज़नेसेस कोशिश भी कर रहे हैं, आयुर्वेदिक वाले सेगमेंट के अंदर अपना बिज़नेस बनाने के लिए। वो वाला बात मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया। एफएमसीजी सेक्टर से तीसरी कंपनी डिस्कस करते हैं, क्रिसिबल फूड्स के बारे में। एफएमसीजी ठीक है, नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं क्रिसिबल फूड्स के बारे में। तो क्रिसिबल फूड्स का मैनेजमेंट ने अभी राइट्स इश्यू किया था, मतलब बहुत छोटी कंपनी है, तो उतना ऐसे मतलब मैं उस यदि यही गाइड करूंगा, यदि कोई भी यदि इसको अपना एनालिसिस करके शॉर्टलिस्ट करना भी चाह रहा है क्रिसिबल फूड्स को, तो पोर्टफोलियो के अंदर कोई हाई एलोकेशन मत देना, क्योंकि छोटी कंपनी है, 800-900 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की, 1000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। ऑल्दो बिजनेस की ग्रोथ रेट अराउंड 35-40% के आसपास में है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी यही है कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर हम लोग अराउंड 35% के आसपास में बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। एंड लाइक उन्होंने रिसेंट में कंपनी भी एक्वायर करी थी, जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करती है नॉर्थ इंडिया के अंदर, आपको पता ही है, बहुत एक हीट सीजन आ चुका है। तो ठीक है, ये एफएमसीजी वाला बिजनेस है, इनका जो नट क्रैकर बेचने वाला बिजनेस है, आइसक्रीम बेचने वाला बिजनेस है, अच्छा खासा कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, अभी इलाहाबाद में नई कैपेसिटी इन लोगों ने लाइव करी है। तो लाइक इनका जो बिजनेस की ग्रोथ रेट है, जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है, लगभग 35% के आसपास में, वो इजीली डिलीवर कर सकते हैं। एंड करंटली इस कंपनी का पी रेशो लगभग अराउंड 40 के आसपास में है। तो इस कंपनी का फॉरवर्ड पे रेशियो यदि कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो निकल के आता है लगभग 30 के आसपास में, 35% के आसपास की बिजनेस ग्रोथ है,
तो फॉरवर्ड पैग रेशो निकल के आता है लगभग 0.8 से 0.9 के आसपास में। तो ठीक है, एफएमसीजी वाले सेक्टर के अंदर मेरे को 3 डील नजर आती है करंट सिचुएशन के अंदर। आपका फर्स्ट इज यथार्थ हॉस्पिटल, अराउंड 25% के आसपास में बिजनेस की ग्रोथ रेट, 25 से 30% के आसपास में बिजनेस की ग्रोथ रेट, एंड 1.1 से 1.2 का फॉरवर्ड पैग रेशियो। सेकंड है जिनासिको लाइफ केयर, अराउंड 35% के आसपास में बिजनेस की ग्रोथ रेट, 0.8 का फॉरवर्ड पैग रेशियो। एंड थर्ड इज क्रिसवेल फूड्स, जिसकी बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 35% के आसपास में, एंड फॉरवर्ड पैग रेशियो लगभग 0.8 से 0.9 के आसपास में। अगेन ये जस्ट मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। मैंने केवल यहाँ पे एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करी है, आपको समझाने की कोशिश करी है कि क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए किसी बिजनेस को शॉर्टलिस्ट करते टाइम पे। तो ये हमने एफएमसीजी वाले सेगमेंट की बात करी। नेक्स्ट सेक्टर पिक करते हैं। ठीक है, राइट, नेक्स्ट सेक्टर पिक कर रहे हैं हम लोग आपका ऑफिस स्पेस से बिलोंग करने वाली कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं ऑफिस स्पेस से बिलोंग करने वाली। तो उसके अंदर यहाँ पे जो जो हमारा क्राइटेरिया है कि फॉरवर्ड पैग रेशियो लगभग 1 या उससे कम होना चाहिए करंट मार्केट सिचुएशन के अंदर, उसको हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो उसके बेसिस पे एक कंपनी यहाँ पे पिक होती है ईएफसी लिमिटेड। तो ईएफसी लिमिटेड का जो सीट कैपेसिटी एक्सपेंशन का जो ग्रोथ टारगेट है मैनेजमेंट की तरफ से, अराउंड अराउंड लगभग 30% के आसपास में है। हर साल वो लगभग 25,000 के आसपास में, 20 से 25,000 के आसपास में सीट का ऐड करना चाह रहे हैं। करंट उनका जो सीट कैपेसिटी लगभग 68,000 70,000 के आसपास में है। तो यदि 20 से 25,000 के आसपास सीट ऐड वो करना चाहते हैं एनवरी, तो लगभग उनका सीट कैपेसिटी एक्सपेंशन लगभग कंजर्वेटिवली लें 20,000 ही मान लें, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 30% के आसपास में सीट कैपेसिटी ऐड करने का उनका ग्रोथ निकल के आता है। एंड उनका जो दूसरा बिजनेस वर्टिकल है डिजाइन एंड बिल्ड वाला, उसके अंदर वो उन कंपनी के मैनेजमेंट लगभग नेक्स्ट 2 साल तक अराउंड 50 से 60% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रही है। तो ओवरऑल ईएफसी लिमिटेड यहाँ पे नेक्स्ट 2 से 3 साल तक इजीली लगभग 35% के आसपास में बिजनेस की ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकती है। इस कंपनी का जो करंट पी रेशियो लगभग 20 के आसपास में है। तो ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो FY27 की इनकी एक्सपेक्टेड अर्निंग होगी लगभग यू कैन से, अभी इनका जो क्वार्टरली जो प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है Q3 के अंदर 60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली इस बार जब उनका इबिटा मार्जिन यहाँ पे श्रिंक किया था, लगभग लास्ट 50% से ऊपर था, इस बार लगभग 44% के आसपास में है। तो मैनेजमेंट से जब पूछा गया कि आपका इबिटा मार्जिन यहाँ पे इतना गिरा क्यों है, तो मैनेजमेंट ने बोला कि जो इंड आईएस वाला जो यहाँ पे अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है उसको हमने फॉलो किया है, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट 60 करोड़ के आसपास रिपोर्ट हुआ है। और अपकमिंग क्वार्टर के अंदर हम लोग जो पोस्ट IND-AS वाला जो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये लग रहा है कि FY27 के अंदर ये कंपनी अराउंड लगभग आपका 30 से 35% का प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करती है। तो समथिंग 80 करोड़ रुपए इनका पर क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पे डिलीवर हो सकता है। तो समथिंग एक साल के अंदर FY27 के अंदर लगभग 250 करोड़ रुपए से 260 करोड़ रुपए के आसपास में प्रॉफिट यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। और इस करंटली जो कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 2000 से 2200 करोड़ रुपए के आसपास में इस कंपनी का मार्केट कैप है। और इसका यदि फॉरवर्ड पे रेशियो यदि कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो लगभग आपका कम से लगभग 11 से 12 के आसपास आता है, मतलब 10 से 12 के आसपास रेंज आप कंसिडर कर सकते हो। और इस कंपनी का जो आप कह सकते हो कि फॉरवर्ड पैग रेशियो यदि कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो उसके लिए जो फॉरवर्ड पी रेशियो है लगभग 10 से 12 का, उसके अंदर कंपनी की बिजनेस ग्रोथ रेट का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से 12 के अंदर यदि मैं 35% का डिवाइड करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो फॉरवर्ड पैग रेशियो था लगभग 0.3 से 0.4 के आसपास निकल के आता है। सेफ ऑटो बेटा इस कंपनी का ऑलरेडी पॉजिटिव है। और यदि मैं बात करूँ मतलब इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी मल्टीपल कंपनीज के अंदर शेयर होल्डिंग है, लगभग 5-6 लिस्टेड कंपनीज हैं उनके अंदर शेयर होल्डिंग है इस प्रमोटर की। जो मिस्टर सहाय शाह हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी उन्होंने, जैसे आपको पता होगा दिसंबर के महीने में इनकी एक सब्सिडरी हुआ करती थी व्हाइट हील्स नाम से, उसको ईएफसी ने खुद से एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 44% से बढ़ के 67% हो गई। ये वाला ट्रांजेक्शन करने से जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं बिजनेस ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से कोई डाउट नहीं है, बहुत ही फंटास्टिक नंबर है, बहुत ही फेबुलस ग्रोथ रेट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एंड फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से बहुत ही चीपर वैल्यूएशन है, 0.4 0.3 का फॉरवर्ड पैग रेशियो बहुत ही चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है इसका स्टॉक करंटली। तो उसके पर्सपेक्टिव से ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मैंने यहाँ पे एंगल बताया है बहुत छोटा एंगल है, बहुत बड़ा एंगल भी नहीं है कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले पर्सपेक्टिव से। वो यहाँ पे थोड़ा काइंड ऑफ से बहुत माइनर स्मेल से दिखाई दे रही है, बट ऐसे कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। तो अगेन आप लोग अपने खुद के बेसिस पे अच्छे से रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना,
उसके बाद में डिसाइड करना है कि आपको इस बिज़नेस के साथ क्या करना है, क्या डिसीज़न आपको लेना है, राइट? मैंने मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया है। तो फॉरवर्ड पैक रेशियो के पर्सपेक्टिव से कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस स्पेस में काम करने वाले मेरे को सिंगल कंपनी से दिखती है, तो लगभग 30 से 35% का अपना बिज़नेस ग्रोथ डिलीवर कर सकती है FY 27 के अंदर और क करंटली उस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे 0.